इस बंदे को देखकर सभी लोग काफ़ी उसे वीक समझते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक लूज़र समझते हैं कि उसके पास में एक नॉर्मल बंदा है, इसके पास कोई पावर्स नहीं है। लेकिन वह आगे चल के इतना ज़्यादा पावरफुल विज़ार्ड बन जाता है, उसकी जो पावर्स के बारे में उसे पता खच चलता है खुद ही कि कितने ज़्यादा पावरफुल है। तो देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वह बैठा होता है, उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता है। तो एक गॉडेस आती है उनके पास में और उसे बताते हैं उसकी आंखों में देखकर कि उसके अंदर इतना ज़्यादा मैजिक है कि जिसको वो यूज भी नहीं कर सकता है, बहुत ओवर पावर है। इसीलिए उसको उसकी असली जगह पर ले चलती हैं और जहाँ पर भी अपनी मैजिक को सीख पाएगा और अपनी अपनी जो काबिलियत है या फिर उसका हुनर है उसको भी यूज कर पाएगा। इसलिए एक अकेडमी में एडमिशन करा देती हैं और इस अकेडमी के अंदर जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके अंदर जो पावर्स होती हैं उन सभी के पावर्स को उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और उस अकेडमी में मैजिक सिखाया जाता है। यानी एक मैजिक अकेडमी होती है जिसमें कि उसका एडमिशन कराया गया होता है। जिस अकेडमी में 3 साल पढ़ने के बाद भी वह बंदा एक भी स्पेल को भी यूज करना नहीं सीख पाया होता है। इसीलिए हेडमास्टर ने उसको बुलाया होता है अपने रूम में, जहाँ पर कि रास्ते में सोच से जा रहा होता है क्या करना चाहिए, लेकिन एक ब्लॉन्ड हेयर वाली गर्ल उसको रोकती है और कहती है वे इस तरह से हेडमास्टर के रूम में नहीं जा सकता और अपने जो वेपन होता है उसको एक एक्स में ट्रांसफॉर्म करके उसको ऊपर अटैक करती हुई कहती है अभी के वे चिल्लाए, जिसके बाद हेडमास्टर उसको बचाने के लिए आएंगी। लेकिन वे शॉक्ड होता कर चल के आ रहा है। वहाँ पर एक बंदा बीस्टमैन आता है जो कि हेडमास्टर का सर्वेंट होता है और वह सेबल को बचाने लगता है उस गर्ल से और उसके एक्स को रोक देता है और उसके एक्स को दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन सेबल होता है वो उसकी हेल्प करना चाहता है उस वेपन को उठाकर देने में, लेकिन तभी हेल्डन जाता है और उसको दूर फेंकते हुए उसके वेपन को उस गर्ल की तरफ फेंक देता है। गर्ल काफी इमोशनल हो जाती है अपने वेपन को इस तरह से ट्रीट कराते हुए देखकर और एक पार्टनर बताती है उसके लिए। इतनी आवाज़ सुनने के बाद जो हेडमास्टर होती हैं वह भी अब बाहर आ चुकी होती हैं। आखिर कौन है जो कि मेरे ऑफिस के बाहर इतना शोर मचा रहा है। जब वो बाहर जाकर देखती हैं तो वो देखती हैं लोग और कहती हैं व्हाट द फक, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब तुमको तो मैंने बहुत दूर फेंक दिया था। और बताती हैं उसका नाम लू है। अंदर जाकर बताती हैं इस गर्ल को हमने दूर फेंक दिया गया था इसलिए क्योंकि इसकी जो पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसको यहाँ पर बिल्कुल ही सूटेबल जगह नहीं है, इसलिए उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन अभी ये गर्ल फिर से यहाँ पर वापस आ गई, इसे नहीं आना चाहिए। और बताती है 5 साल पहले जो चर्च और बिचेस हैं उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर के सभी लोग थे चर्च के सभी बिचेस को और विजार्ड्स को हंट किया करते थे। और इसीलिए एक अकेडमी बनाई गई है जहाँ पर ये बिचेस को और विजार्ड्स सबको ट्रेनिंग दी जाती है पावरफुल बनाने के लिए। सभी लोग थे जो कि बिचेस को और विजार्ड्स को सभी लोगों को हंट करने के लिए एक रूटीन बना लिया था। लेकिन 10 साल पहले एक बंदा यूरुस नाम के आया जिसने कि लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया और इस वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ किया या फिर कहीं तो एक बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज ये मैजिक ट्रेनिंग दे रहा था जिससे वॉर थी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। इस मैजिक के तौर पर सभी लोग मैजिशियन को एक्सेप्ट करने लगे थे, लेकिन एल्बन को ये पसंद नहीं आई इसीलिए उसने उसको मार दिया। इसके जैसे अभी थोड़ी शांति कायम है और उसका प्लान अलग होता है। वे एक अकेडमी बनाना चाहती है या फिर एक विलेज बनाना चाहती है जहाँ पर के सारे लोग हैं विजार्ड बिचेस या जो भी मैजिक जानते वहाँ पर रहेंगे और लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट करेंगे और इस तरह से सबको यही विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग भी यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह रह कर सकते हैं। यदि 3 साल में ये सब नहीं हुआ तो वहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उन सभी की यादें हैं मिटा दी जाएंगी, जिसके बाद वह मैजिक के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ये बात सुनकर लुओ काफ़ी खुश होती है और कहती है ये सच में उसका काफ़ी अच्छा प्लान है। उस अकेडमी के अंदर वह भी एक टीचर बनेगी, लेकिन वह कहती नहीं उसके पास में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनको वह टीचर बना सकते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह कहती है बिल्कुल नहीं, उसको ही टीचर बनना है। यदि वह चाहती है कि वहाँ पर टीचर ना बने या फिर वह उसको उससे दूर रखना चाहती है तो ठीक है, फिर वह ग्रीन पावर ऑफ जीरो चाहिए उसे पढ़ने के लिए, जिसके बाद वह शायद ये नहीं करेगी। एल्वस कहती है जीरो और ग्रिम्बॉर वह कोई ऐसी आम बुक नहीं, वह एक फॉरन बुक है और जिसके अंदर इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर कंटेन्स है, इसलिए उसको ऐसे अलाउड नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन यदि उस बुक के जो राइटर है यानी ब्लैक मडविच, यदि उसके पास में तुम जा सकती हो तो हाँ वह उसको इसे अलाउ कर देगी रीड करने के लिए। निकल पड़ते हैं अपने जर्नी के लिए। उनको कुछ लोगों को भी लेकर जाना होता है अकेडमी के लिए, जहाँ पर उसे एक लिजर्ड मिलता है कूडो। इसके पास में 2 लोग भी होते हैं, लेकिन वह बंदा कहता है मुझे किसी की एस्कॉर्ट नहीं चाहिए, वह खुद ही अकेले जा सकता है, वह अपने इंडिपेंडेंटली जाना पसंद करेगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लोगों के साथ में एक गर्ल और मिली होती है और सेबल 3 लोग होते हैं। वह अपनी स्टफ को लेकर चीज़ें होती हैं खिला रही होती है। वह बता अपनी स्टफ के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि वह भी एक बिच टाइप मान सकते हैं, जिसके अंदर इमोशन से सब कुछ है। यदि कोई भी इसको टच करेगा तो उसके पावर को ये स्टफ शक कर लेता है, उसको जान से ही मार देता है। इधर वे जा रहे होते हैं तो सेबल के लिए काफ़ी यदि इमोशन सिकनेस हो रहा होता है उस गाड़ी में ज़्यादा लॉन्ग सफ़र करने की वजह से। ये जंगल में आ जाते हैं और ये रुक जाते हैं, जहाँ पर कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं। तो वह गर्ल होती है रेड हेयर वाली, पूछती है सेबल से आकर उसके बारे में क्या कुछ बताएगा। तो बताता हाँ मुझे 3 साल से पहले की बिल्कुल भी कोई मेमोरी याद नहीं है। यानी वे जो जब से अकेडमी में आया उससे पहले उसे एक भी शब्द याद नहीं है आखिर वह कौन है। वह एक खोखले एक सेल की तरह है जिसके पास में उसका कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर रह रहा है ना मैजिक यूज कर सकता है। जब भी मैजिक यूज करने की ट्राई करता है तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वह कंट्रोल करने की ट्राई करता है तो वो उसको यूज नहीं कर पाता। तो वह गर्ल लुओ कहती है मेरे ख्याल से अब तुम्हें मैजिक को गिव अप कर देना चाहिए, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा है इसमें यूज करने में। वे एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर 2 गर्ल्स आकर बताती हैं
यहाँ पर कुछ बैंडिट्स आए थे जिन्होंने की अटैक कर दिया था कल ही। लेकिन जो क्रूडो था यानी विजार्ड, उसने उनके साथ में फाइट करने की बजाय वहाँ से भागना ज़्यादा पसंद किया, यानी वो भाग गया था। इसीलिए वो बैंडिट्स थे हमें लूटने के लिए आए थे और हम क्या कर सकते हैं। लूओ कहती है कि वह जरूरी तुम लोगों को सेव करने, अपने फ्रेंड्स के आसपास को सेव करने के लिए यहाँ से भाग कर गया था। उसने फैसला लिया यहाँ पर जो तुम बैंडिट्स की बात करो, बैंडिट नहीं बल्कि बिच हंटर्स होंगे, इसीलिए खुद भाग गया जिससे कि उसके पीछे लोग जाएं। ठीक है, यदि उसने तुम लोगों को सेव करने के लिए ये सब फैसला किया है तो मैं उसकी हेल्प करने वाली हूँ। मैं जाकर उसकी हेल्प करूँगी और उसके काम को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसलिए उन लोगों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते बिच हंटर से बचाने के लिए। और उन दोनों लोगों से यानी सेबल से और गर्ल से कहते हैं तुम लोग यहीं रुको और वह खुद ही जाकर इन्वेस्टिगेट करने वाली है। लेकिन सेबल और वह गर्ल बैठी होकर सोच रहे होते हैं हम लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते, इसलिए वह गर्ल होती है, उसके पास भी मैजिक पावर्स होती हैं और वह मैजिक पावर से ट्राई करती है। उन लोगों को लोकेट करने के पता चलता है जंगल में एक जगह पर वे लोग हो सकते हैं। वे भी जंगल में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि जब जा रहे होते हैं सोच रहे हो उन लोगों की जो रेस्टोरेंट में थे उन्होंने बताया था क्रोडो सच में उस बंदा जो कि मरने के लिए चला गया और तुम्हारे एक साथी भी चले गए और तुम लोग उसके साथ जो दोनों लोग थे विजर्ड बोलते हैं, वह भी सच में यूजलेस ही थे। लेकिन जब जंगल में पहुंच जाते हैं यहाँ पर उन्हें क्रोडो जो कि एक विजर्ड मैन था उसकी उसे टेल मिलती है। लेकिन देखकर शॉक जाते हैं और कहते हैं कहीं वह मर तो नहीं गया, लेकिन यदि टेल कट गई है तो उसकी दोबारा से ग्रो भी हो जाएगी। आगे तरफ देखते हैं तो उन्हें 4 लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं जिसमें कि 3 लोग तो उसके यानी लिजर्ड के साथ में थे, 2 लोग और एक बंदा साथ अटैकर होगा, यानी कहे तो बिच हंटर होगा। बताना स्टार्ट करती है थोड़ा डरती हुई। बिच हंटर्स जो कि चर्च द्वारा तैयार किए हुए लोग होते हैं और जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान भी दे सकते हैं, उनके अंदर बिल्कुल डर ही नहीं होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करने के लिए, इस हंटिंग के लिए बिल्कुल ही फियरलेस होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था डिया एग्नेस जो कि चर्च द्वारा कंट्रोल की जाती थी। लेकिन पास्ट में वे डिया एग्नेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिच हंटर्स हैं वे भी डिसबैंड हो चुके हैं, आप लोग खत्म हो चुके हैं। वे लोग अभी भी बिचेस को हंट करना जारी रख रहे हैं। वह बताने लगती है कि मैं सच में यहाँ से भागकर जाना चाहती हूँ। उन्हें अपने पास्ट के बारे में बता दिया कि जब भी बिच हंटर्स के बारे में या फिर डिया एग्नेस के बारे में सुनती है उसे डर लगता है। बिकॉज पास्ट में विलेज में अपने गई थी अपने फ्रेंड्स और सभी लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसने क्या देखा, डिया एग्नेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके काफ़ी सारे लोगों ने पूरे विलेज के सारे लोगों को मार दिया था और इसीलिए वहाँ से वह रोती हुई डरती हुई वहाँ से भाग गई। और अब वह सेम ये भी अभी भी करना चाहती है, इस जगह को वह छोड़कर जाना चाहती है और डिया एग्नेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। लेकिन तो अचानक से उनको अपने फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज़ आती है, उन्हें लगता है काफ़ी फैमिली मतलब ये क्रूडो की आवाज़ होती है। तो मतलब स्टेबल कहता है हम अपने फ्रेंड को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमको थोड़ी हेल्प के लिए जाना चाहिए। हम लोग जितना हो सकता है उसका हेल्प करेंगे उससे रेस्क्यू करने के लिए। वह थोड़ा डरी होती है और वापस जाना चाहती है, लेकिन फ्रेंड के लिए भी अभी ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार होती है। क्रूडो एक पेड़ पर बैठा होता है नीचे, जो बीच हंटर्स होते हैं, बीच और बिजर्ड हंटर, वे लोग नीचे की तरफ काफ़ी सारे ट्रैप्स बिछा रहे होते हैं जिससे कि वह लेजर्ड के लिए पकड़ सके। लेकिन ये अचानक से डाली टूटने की वजह से वह नीचे गिरता है। जैसे गिरता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे ट्रैप्स होते हैं, अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एक पैर में उसकी एक एरो भी लग जाता है, लेकिन पैर के इंजर्ड होने के बाद भी वहाँ से वह भागने की ट्राई करता है। लेकिन जैसे थोड़ा आगे तरफ भागता है लेकिन अचानक से एक छोटे से बेकार ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। सोचता है अब उसके ऊपर काफ़ी सारे एरो जाने वाले हैं, लेकिन एरो नहीं आते हैं। उसके सामने एक बंदा आ जाता है टायरेंट नाम का, जो कि एक बिच हंटर होता है और लास्ट नाइट वो उससे डर के ही भागा था बचने के लिए। वह कहता है सच में तुम तो पकड़े गए, लेकिन वो लाइट मैजिक यूज करता है और वहाँ से भागने की ट्राई करता है। टायरेंट जो कि काफ़ी पावरफुल बिच हंटर होता है, उसकी लाइट मैजिक से काफ़ी अच्छी रिकवर होकर वापस पहुँच जाता है और उसके ऊपर एक अपने जाइंट हैमर से अटैक कर देता है। और वह देखता है उसके पैर में ही बस चोट लगी है, मतलब उसकी बॉडी पूरी सेफ है। मतलब चर्च के लोग हैं वो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी कीमत पर बिक पाएगी, इसीलिए वो उसको जिंदा ही ले जाना चाहता है। लेकिन इधर क्रूडो होता है वो सोचने लगता है अपने पास्ट के बारे में, कितनी ज़्यादा क्रूअल्टी जो उसके ऊपर दिखाई गई या फिर करी गई थी। उसको एक स्लेव के तौर पर बांध लिया गया और उसको बेच दिया गया था, इसलिए उसको मौका मिला तो उसने मैजिक अकेडमी में जाकर एडमिशन लिया और खुद को पावरफुल बनाने की ट्राई की। लेकिन उस दुनिया में या फिर कह अब तक उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला है। जैसे वो उसको खींच कर ले जाने लगता है तो उसके हाथ से एक वह डाली पकड़ लेता है, जिसके हाथ को वह एकदम क्रूअली तौर पर उसको क्रश कर देता है। लेकिन अपने चेहरे से अपने मुंह से उसको पकड़ लेता है। वह जाने के लिए अभी भी हार मानने के तैयार नहीं होता है। जब अटैक करने को होता है उससे पहले यहाँ पर लू आ जाती है और अपने स्टप से पीछे का पेड़ कट कर देती है, जिसे देखकर वह एकदम कहता है ओ ये कौन है। वह कहती है अभी कभी उसको जाने थी और ये कहकर अपने स्टप से मैजिक स्टप से अटैक कर देती है, जो कि एक जाइंट चेहरा बन जाता है। वो उसे देखता है और कहता है ये क्या, ये तो लेजेंडरी डैन स्टफ है ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल, वह भाई है डैम बिच 300 ईयर्स ओल्ड और वह एक टीचर भी है एक न्यू अकेडमी की। लेकिन वह बंदा उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा पावरफुल स्टप होता है जो कि आसपास के सारे ट्रीज को कट कर देता है। वह समझने लगता है कि शायद वो उसका सामना नहीं कर सकता है।
अचानक से आवाज़ आती है सेबल की, जो कि ढूंढ रहे होते हैं अपने फ्रेंड के लिए। वह कहती है वहाँ से भागने के लिए, उससे पहले ही वे लेट हो चुकी होती हैं भागने के लिए। इसीलिए टायर जाकर अटैक करता है, तो सेबल होता है उस गर्ल को दूर फेंक देता है। लेकिन वह उसको बचती हुई देखकर और सेबल को खतरे में देखकर वे एकदम सोचने लगती है पास्ट के बारे में, किस तरह से उसके फ्रेंड पहले ही मर चुके थे। लेकिन लुओ कहती है यदि तुमने उसके स्टूडेंट को कुछ भी किया तो अभी कभी वह उसको जलाकर राख कर देगी। लेकिन वह बंदा कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना स्टफ को फेंकना होगा और मेरी बंदी बनना होगा, यानी प्रिजनर। तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट को जाने दूंगा। वैसे एम करती है और अपने स्टफ को फेंक देती है। वह अपनी मैजिक रॉप से उस स्टफ को कवर कर देता है, जिससे कि वे मैजिक यूज ना कर सके वह इस तरफ। लेकिन तभी सेबल को उठाने के लिए कहता है, उसे डर लग रहा होता है कि वो अटैक ना करे। लेकिन तभी जो गर्ल होती है हॉर्न, वह काफ़ी अधिक डरने लगी होती है रेड एयर वाली। मैं उसे कहती हूँ कहता है वो इस तरह से एक्टिंग करना बंद करे, बिकॉज वह भी चर्च की स्पाई है। तो ठीक है, ये सब एक्टिंग उसकी थोड़ी बंदी रखी। लेकिन वह उसको भड़कने लगती है आखिर वह क्या कह रहा है। लेकिन पास्ट के बारे में बताया जाता है हॉर्न, जो कि उसके 6 सिर पर 2 हॉर्न भी होते हैं, इसीलिए उसका नाम भी उसकी मदर ने हॉर्न रखा होता है। उसकी मदर होती है चर्च को उसे बेच देती हैं या फिर दे देती हैं। चर्च के लोग होते हैं उसके दोनों सींगों को या फिर हॉर्न को कट कर देते हैं और उसको एक मैजिक एकेडमी में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वह एक स्पाई के तौर पर काम करे। मैजिक एकेडमी में जाती हुई और अपने जैसा मिशन होता है उस तरह से काम करती रहती है। लेकिन बाहर रहने के बाद उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि सच में यही उसकी फैमिली है। इसलिए भी स्पाई करना छोड़ देती काम और अपना जैसी मौका मिलता है हेडमास्टर द्वारा उसको एक स्पेशल मैजिक टीम में जाने का, तो तुरंत उस ट्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है और अब माफ़ी मांग रही होती है। तो सेबल कहता है चिंता ना करे, उसने जो भी किया अपने लिए ठीक ही किया, और एक फोर्सफुल स्माइल के साथ उसको भरोसा दिला रहा होता है। वह सोचती है अब मैं इस तरह का कोई भी धोखा नहीं देने वाली अपने फ्रेंड्स को। कहकर उसके पास जो लिजर्ड की टेल होती है उसके साथ एक मैजिक यूज करने लगती है और उस मैजिक के साथ अटैक कर देती है टायलर के ऊपर। लेकिन टायलर अपने मैजिक रोप से उस अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है। लेकिन इधर जो रोप उसने ले लिया होता है तो स्टफ अभी फ्री हो चुका होता है। स्टफ में जैसे ही वह देखने लगता है तो उसे एक आवाज़ आती है जो कि उसे बिच की होती है, फिर जो स्टफ इतनी ज़्यादा लेजेंडरी है उससे आवाज़ आ रही होती है, उसको वह यूज करे। फिर एक हिप्नोटाइज सा हो जाता है और उस स्टफ को पकड़ लेता है और जैसे ही पकड़ता है आसपास में केवल काफ़ी सारी ब्लैक लिक्विड आने लगता है, पूरी जगह को कवर कर लेता है और एक बहुत बड़ा तबाही मचा देता है। कुछ टाइम बाद जैसे जब उसे होश आता है तो देखता है हॉर्न उसके ऊपर होती है और जो कि अब काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वह एकदम शॉक रह जाता है तो उसे हक भी कर लेती है। लुओ मना कर रही थी उसको स्टेप लेने के बाद, उसके बाद ही उसने स्टेप लिया था, इसीलिए उस पर भड़कने लगती है अगर उसने ऐसा क्यों किया। वह पता है ना स्टेप कितना खतरनाक है, कोई और उसके अलावा ये यूज नहीं कर सकता है। तो वह कहता है कि वह बच कैसे गया। तो बताती है कहूँ तो तुम्हारे पास में इन्फिनिट मैजिक पावर है जिसको मेरा स्टेप भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और आखिरकार उसने भी तुमको जाने दिया, इसलिए तुम बच पाए हो। और इसी वजह से तुम अपने मैजिक पावर्स को यहाँ पर कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर पाते, कि सभी लोगों के पास में एक लिमिटेड माना और मैजिक होता है जिसके साथ में वे लोग मैजिक स्पेल यूज कर पाते हैं। तुम्हारे पास भी इनफिनिट अनलिमिटेड है, इसलिए तुम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाते हो। लेकिन कई बार लिजर्ड क्रूड उसे कहती है अब तुम मेरे साथ में जाने वाले हो, बिकॉज वह भी एक स्टूडेंट ही होता है। लेकिन वह मना करने की ट्राई करता है तो उसके ऊपर चढ़ बैठती है और भड़कना स्टार्ट करती है। आखिरकार उसको हाँ कहना पड़ता है, उस गर्ल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है लुओ के सामने। क्रूडो पूछता है आखिर जो उसकी टेल थी वह कहाँ पर गई जिसे मिली थी। तो हॉर्न कहती है उसने तो उसे सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर दिया मैजिक अटैक के लिए, इसमें शॉक रह जाता है। रात हो गई होती है तो रेस्ट कर रहे होते हैं। इधर बाहर की साइड में आकर सेबल हॉर्न के साथ में बैठा होता है जहाँ पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। यहाँ पर अपने हेड को या फिर दिखाती है जिसके ऊपर उसके 2 हॉर्न होते हैं कट गए होते हैं जो अभी थोड़े थोड़े रह गए होते हैं, और अपने पास्ट का स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि सभी लोग उसको एक बेकार या फिर कहीं बिच मानते थे, या फिर कह सकते हैं क्रूरली तौर पर उसे देखा करते थे कि वह एक बीस्ट है। लेकिन वह ऐसा नहीं मानती थी, बल्कि वह तो यानी बिचिस और बीस्ट की जो कॉन्टैक्ट होता है, शायद जो दोनों के मरने की जो पावर्स होती हैं वह पावर्स उसके अंदर हैं, इसीलिए उसकी जो पावर्स है काफ़ी अलग और वह काफ़ी अलग है। यानी वह एक बीस्टमैन कह सकते हैं, एक बीस्टमैन की प्रजाति से कह सकते हैं, उस टाइप में है वह। और उसको किस करती है और कहती थैंक यू सो मच जो तुमने इतना ज़्यादा भरोसा किया उसके इस तरह से बारे में, मतलब उस बंदे ने बताया था। फिर भी वह उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। उसकी जाने के बाद लुओ उसके पास आती है और कहती चिंता ना करे, उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी जब तक कि वह उसके साथ में है। लेकिन चर्च द्वारा उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है जिन लोगों ने इस तरह से चर्च की इन्फॉर्मेशन को बेच रहे थे और किस तरह से विजर्स थी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी बेच रहे थे। यानी वे लोग धोखेबाज काम कर रहे थे, इसलिए चर्च उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। नेक्स्ट डे उनकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले लू कहती है लिजर्ड मैन से या फिर क्रूडो से कि अपने हाथ को वह दोबारा से रिजनरेट कर ले और हील कर ले। लेकिन वह कहता है उसके पास इतना पावर नहीं है कि वह अपने पावर्स को हील कर सके और दोबारा से रिजनरेट कर सके। उसके लिए उसे काफ़ी मैजिक पावर की जरूरत होने वाली है। तो बताती है सेबल के पास में इतना मैजिक है, फिर अनलिमिटेड मैजिक है, तो उससे तुम थोड़ा ले सकते हो, लेकिन जिसके लिए उसको स्पेल करना यूज नहीं आता। लेकिन यदि तुम उसके किस करके शायद इसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। लेकिन ये बात सुनकर हॉर्न बिल्कुल ही शॉक्ड थी और कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वह कहती है हाँ लेकिन ये स्किन कॉन्टैक्ट से यहाँ पे एक दूसरे को टच कर भी मैजिक को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन यदि तुमने ज़्यादा मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया, बिकॉज उसके पास में तो अनलिमिटेड है, तो तुम तुरंत ही ब्लास्ट हो जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारे बीच में एक जरिया, एक रास्ते का काम करूंगी,
और वह सेम करते भी हैं। दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है और जैसे जैसे मैजिक पावर्स उसके अंदर जाती हैं, 1 सेकंड के अंदर उसके हाथ और उसकी टेल को रिकवर होने में टाइम नहीं लगता है, जो कि बताती हैं कि सेबल के अंदर कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। इधर नेक्स्ट भी जर्नी पर निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक विलेज में, जहाँ पर कि उन्हें आगे जर्नी कंटिन्यू करनी होती है। लेकिन सेबल और क्रूडो दोनों लोग रेस्ट करने के लिए थोड़ा एक हॉट स्प्रिंग में आए होते हैं, जहाँ पर दोनों बैठे होते हैं। क्रूडो होता है, उसको अपनी स्टोरी होती है बताना स्टार्ट करता है पहले के बारे में। उसके पास्ट से उसका एक सपना है नाइट बनने का। वह बताता है जब वो छोटा था तब वो उसको जो पूरे कॉन्टिनेंट था जहाँ पर वो रहा करता था, यानी उधर की साइड पर, जहाँ पर कि एक बिच ने अटैक कर दिया, जिसके बाद सभी में डिस्ट्रक्शन हुई। लेकिन एक नाइट ने आकर, चर्च की नाइट ने उसको सेव किया, जिसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर चला गया एक ड्रैगन के ऊपर। लेकिन जब उसने बचाया था उसको तो बस इस तरफ एक स्माइल कर रहा था, इसीलिए उसका एक सपना था एक नाइट बनने का और वह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इधर उनकी जर्नी होती है, अब दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है, आगे तरफ जाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं, फिशेस पकड़ते हैं और एकदम मस्ती करते हैं। उनकी जो नाइट और डे का सफ़र होता है काफ़ी अच्छा जा रहा होता है और लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं। वे एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो लोगों से पूछती है और कि आखिर क्या उसको ज़रूरत नहीं है खाने पीने कुछ भी, तो बताती है नहीं, उसकी एज 300 से ऊपर है जब से उसके हाथ में स्टफ़ आया है, या फिर कहें तो इस स्टफ़ की उसके अंदर पावर्स मिली हैं और उसकी जो पावर्स को माना को वह जॉब करता रहता है, इसीलिए भी एक लोली बनकर रह गई है और वह बस इस लाइफ को एंजॉय कर रही है। उसकी एज सच में ज़्यादा होती है। लेकिन जब वे जंगल में जा रहे होते हैं तो एक बच्चा उनके पास आता है और बताता है इस तरह से तुम लोगों को जंगल में घूमना ठीक नहीं है, इसीलिए लोगों को हाथ पकड़ ले जाता है एक केव के अंदर और एक चाइंट मतलब एक मैजिक स्पेल को चाइंट करने लगता है, जिससे एक बैरियर बना लेता है केव के बाहर और कहता है कि तुम लोग अंदर रहो और शांत रहो, बिकॉज जो बैरियर है बस साउंड को रोक नहीं सकता है। वहाँ पर एक बीस्टमैन आता है और कहता है बच्चे तुम बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को और सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वह बाहर से ही सुन पा रहा होता है अंदर के लोग उनकी हार्ट बीट की आवाज़, इसीलिए कहता है तुम लोग अंदर, और एक अटैक के साथ में उस बैरियर को खत्म कर देता है जो कि इल्यूजन क्रिएट कर रहा था और बच्चे को मारने वाला होता है। लेकिन सभी लोग कहते हैं इतनी भी जल्दी नहीं, तो वह कहता है तुम लोग इस तरह से मर्सनरी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और या फिर कहें तुम लोग एक मैजिक पावर यूज करने इतना टाइम लगाओगे, उससे पहले मैं तुम सबको कट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले पीछे महसूस होता है कि कोई तो है शायद, और जो कि लुओ होती है और जैसे अटैक करती है उसको ब्लॉक करने लगता है और वह अपने सारे साथियों से कहती है भागने के लिए, और सेम सेवल के साथ में सब लोग भाग भी जाते हैं। और वह कहती है कि आप तुम उनके पीछे नहीं जाना चाहोगे। वह कहता है ये सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इस तरह से तुमको पीठ दिखा कर जाना, और हार मान लेता और जाने लगता है बिकॉज उसे पता है कि वह लू से नहीं जीत सकता, और कहता है तुम शायद जल्दी विलेज में जाना चाहिए बिकॉज तुम्हारे साथी हैं एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं, और वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाता है सभी लोग भागते हुए चले जाते हैं और विलेज में एक चर्च के पास पहुंच जाते हैं। जो बच्चा होता है भाई यहाँ तर बताता है इन 3 लोगों ने उसकी हेल्प की है या फिर उसकी जान भी बचाई है, और यहाँ से बस एक मुसाफिर कह सकती है जो कि गुजर रहे होते हैं। वह बंदा ब्लाइंड होता है लेकिन कहता है तुम लोग विजर्ड्स हो ना, तो वह कहता है यानी सेवल कहता है अगर उसको कैसे पता हम लोगों के ऊपर एक बीस्टमैन ने अटैक किया था, तो बताते हैं वह बीस्टमैन हमारे विलेज का ही है, और वह बीस्टमैन जिसका नाम योलो होता है और बताता है कि वह यहाँ पे एक मसलन के तौर पर और बीच के बिहाफ पर इस जो विलेज है उसको प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पे सीधा कहें तो नज़र रखता है उस पूरे विलेज पर। वह बताता है तुम सभी लोगों को यहाँ से अभी कभी चले जाना चाहिए बिकॉज तुम लोगों की लाइफ में खतरे में आ सकती है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंजर्स नहीं आता है, इसलिए तुम एक इंट्रोवर्ट हो, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर सेवल सोचने लगता है मतलब वे लोग जो ग्रुप अरेस्ट किए गए चर्च द्वारा, वे लोग चर्च में इस तरह से घुसने की ट्राई कर रहे थे या फिर छानबीन करने की ट्राई कर रहे थे। हम लोग इस तरह से यहाँ इस विलेज को खतरे में देखकर नहीं जा सकते, हम लोग कुछ ना कुछ तो करना होगा या फिर हेल्प करनी होगी। लेकिन क्रूडो कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बिच है जो किस तरह से पूरी एरिया को कंट्रोल कर रही है, तो क्या हमें उसको या फिर उस बीस्टमैन को मार देना चाहिए। लेकिन वह बंदा कहता है नहीं, तुम लोग इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वे इस तरह से लोगों को भरोसा भी नहीं कर सकता है किसी और पर बाहर आने वाले ऊपर। लेकिन वहाँ पर लू आती है और कहती चिंता ना करे, हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम क्यों ना हम उस बीस्टमैन को ही मार दे और या फिर कहती यहाँ की सारी दिक्कत ही खत्म कर दें। वह बंदा कहता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि तुम लोग दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो, या फिर कोई भी हो सकता है। तो वे कहती क्यों ना हमको विलेज का टूर लेने दो, मतलब तुम खुद ही समझ जाओगे हमारे साथ जब रहोगे तो कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो यहाँ पर बस हेल्प भी कर देंगे। जब अंदर तरफ जाते हैं तो बॉय जिसके फादर वेट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी दुखी होते हैं उसको इस तरह से कोतू देखकर। जब आ जाते हैं तो बच्चा अपने फादर के साथ में सभी लोगों को विलेज में घुमा रहा होता है। क्रूडो कहता है कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मतलब करने की क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से विलेज में क्यों ढूंढ रहे हैं, यदि हमें उस बीस्टमैन को ही मारना है तो। जो बंदा होता है मैन, उस बच्चे का फादर, वो उसको लेकर चले जाते हैं एक विलेज की तरफ, मतलब एक घर की तरफ, जहाँ पर 4 लोगों के मतलब 4 पुतले होती हैं, लटकी होती हैं। बताते हैं इन पुतलों का मतलब है जो बिच थी, यहाँ पर जो लोग भाग करने की ट्राई कर रहे थे उस बिच ने उन लोगों को इस पुतले को एक चेतावनी के तौर पर लटका दिया है। उसके रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा इस तरह से उन आदमियों को भी यहाँ पर या फिर लोगों को लटका दिया जाएगा, और सभी लोग उसके रूल को फॉलो कर रहे हैं। और बिच ने कहा था कि हम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे किसी को भी जब तक हमारे रूल को फॉलो किया जाएगा। सभी लोग होते हैं अंदर तरफ चले जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि
लू कहती है कि हमें अब इस बिच को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऑन होती है जो कि डर रही होती है काफ़ी ज़्यादा, और बिच काफ़ी पावरफुल होती है। इसीलिए मैं कहती कि ना अकेडमी जाकर हमें हेल्प लेनी चाहिए और चर्च से थोड़ी आर्मी लेनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। सेबल कहता है नहीं, मेरे पास में मैजिक पावर्स हैं, या फिर कहे तो मैं फाइट करना चाहता हूँ और लू और हम लोग फाइट करेंगे, तुम लोग क्रूडो और तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन क्रूडो कहता है क्या तुम पागल हो गए सच में? आखिर तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? मतलब तुम्हारे पास इतने मैजिक पावर्स नहीं, तुम कंट्रोल भी नहीं करना जानती हो, अगर तुम इस तरह से अकेले बनने के लिए कैसे रह सकती हो? वह कहता है जब मैंने लू को स्टेप को छुआ था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कितनी सारी मैजिक पावर है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ या फिर अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से चले जाने चाहिए, खतरे में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हॉर्न काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आखिर वह क्या कह रहा है, मतलब उसका दिमाग ठिकाने पर तो है, वह इस तरह से अपने फ्रेंड को क्यों खतरे में छोड़कर जाना चाहेगी, मतलब वह कैसे जा सकती है? वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। सेबल उससे अपोलाइज करके जाने लगता है तो लू कहती है इस तरह से जो तुम्हें पता ही नहीं तुमने गलती क्या की है, उसका अपोलाइज करने से तुम उसको और ज़्यादा हर्ट कर दोगे, तो पहले सोचना चाहिए। लूडो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे वह फ्रेंड के तौर पर मानती है और वह नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड उसका दोबारा से कोई खतरे में आए या फिर उसका कोई फ्रेंड इस तरह से मारा जाए, इसलिए तुम्हारे बारे में ज़्यादा चिंता करती है। सेबल समझ जाता है कि उसने क्या गलती की है कि खुद को लाइफ खतरे में डालने को जाने के लिए, इसलिए माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है हॉर्न जो कि चर्च में आई होती है, जहाँ पर उसे एक गर्ल मिलती है लिली, जो कि उससे थोड़ा कंपेयर करने की ट्राई कर रही होती है। वहाँ पर वही ब्लाइंडी हेयर आ जाता है डैनियल, जो कि उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है लिली के लिए, और उससे कहता है अगर उसको कोई दिक्कत है क्या, तो अपनी दिक्कत बता दे कि वो थोड़ा परेशान है। लेकिन जब जाने को होती है तो उसके डी एग्नस का एक मार्क होता है उसके स्टेप पर, उसे देख लेती है, मतलब वह एक डी एग्नस ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि बिचेस को हंट करते हैं और बिजड़ को हंट करते हैं। लेकिन जैसे वह चिल्लाने को होती है वह उसको पकड़ लेता है और अपने के स्टेप से पकड़ते हुए कहता है स्पाई का काम जो उसका है वह उसको करना जारी रखे, वही उसके लिए ठीक है। इधर दिखाया जाता है हॉर्न को ढूंढ रहा होता है काफ़ी देर तक सेवल, और ढूंढने के बाद उससे कुछ नहीं मिला होता है, इसीलिए लू कहती है ठीक है तो हम उसको मैजिक ट्रेड करते हैं, और वे पहुंच जाते हैं केव के पास में, यहाँ पर कि शायद उसको कुछ ट्रेसेस मिल रही होती है मैजिक की, लेकिन वहाँ पर एक ब्लड पड़ा होता है काफ़ी, तो कहते हैं लगता है इसके अंदर काफ़ी सारे मैजिक लोगों के मैजिक की पावर सेंस हो रही है, इसीलिए हमें अंदर चलना चाहिए। क्रूडो कहता है हमारे ख्याल से ये एक ट्रैप हो सकता है, तो लू कहती है कोई बात नहीं, यदि वह बीच हमको वेलकम करना चाहती है तो हम उसकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। लिजर्ड कहता है कि लेकिन फिर भी हमें चर्च से हेल्प लेनी चाहिए, तो वह कहती है कि सच में तो अपने सपने को भूल गए, तुम एक चर्च के नाइट बनना चाहते थे जो कि लोगों की हेल्प कर सके, तो ये पता है ना बना है जिसने कि ड्रैगन को टेम किया था, वह भी एक विलेज को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा पाया था, लेकिन उसने अपना पूरा बेस्ट दिया था वो ड्रैगन को टेम करने के लिए, इतनी हेल्प की थी या फिर अपना काम किया था। मैं कहता ठीक है, वो दूसरा ऑप्शन चूज करेगा फाइट करने को, और बात से वह जाने लगता है। केव से ऐसी बाहर आता है तो उसे भाई बीस्ट मैन यूलो मिलता है और वो उससे कहता है उसकी टीम पे आ जाए तो उसको वह काफ़ी पावरफुल बना देगा। तो वह पूछता आखिर वह गर्ल हॉर्न के साथ में क्या हुआ, तो वह कहता सच में काफ़ी जूसी थी और काफ़ी टेस्टी, तो इसलिए उसने उसको खा लिया। वह उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए वार्निंग देता है और उसका कलर भी चेंज होने लगा होता है। इधर केव के अंदर लू अपना मैजिक ट्राई कर रहा होता है यूज करने का, लाइटिंग मैजिक, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और लगभग लू को अंधा ही कर देता है। इसलिए आखिरकार छोटी बॉल क्रिएट करने के बाद अंदर जाने लगते हैं थोड़ा सा मैजिक यूज करके। कुछ टाइम बाद वह भी डिसअपीयर होने लगती है, तो लू कहती है तुम्हें आगे जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए तुम्हें अभी यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वह कहता नहीं वह यहाँ से नहीं जा सकता, उसको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी होगी, और वह कहती तुम्हारे पास इतना ज़्यादा मैजिक पावर है कि हर कोई बीच तुमको अपने स्टूडेंट बनाना चाहेगी। ये बात सुनकर उसके अंदर की काफ़ी सारी जो यादें होती हैं दोबारा से उभरने लगी होती हैं और वह गिर जाता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उन्हें एक दरवाजा खुलता है सामने और कुछ स्टेप आकर अटैक कर देता है टेबल के ऊपर, लेकिन जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डैनियल होता है, और जो कि अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर और कहता है उसके स्टेप को दूर फेंकते हुए कि तुम इससे ज़रा दूर रहो। सामने तरफ एक गर्ल मिलती है जो कि एक बिच होती है, जिसे देखकर सेवल पहचान लेता है वही बिच है जिसको पहले वह मिली थी 3 साल पहले। वह कहती है कि वह उसको काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन वह कहता है आखिर वह यहाँ पर कर क्या रही है। लू शौक रह जाती है कि आखिर ये एक और न्यू बिच कहाँ से आ गई और आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन वो उसको केवल एक फिंगर की स्नैप करती है और लू जैसे दूर जाकर गिरती है और कहती है सच में कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एक व्यक्ति जो और उसकी इतनी ज़्यादा स्पेशल एग्जिस्टेंस होने के बाद भी इस तरह के लूजर लोग हैं उसके आसपास में, इसीलिए वो उससे कहती है कि उसको छोड़ देना चाहिए और उसके साथ में आ जाना चाहिए। वह उसको उस जगह पर ले जाएगी जिसके लिए वह वर्दी है, या फिर उसको उन पावर्स को देगी जो सच में वह कंट्रोल कर सकता है, उसको पावरफुल बनाएगी। लेकिन वह कहता नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसके फ्रेंड्स है जिस पर भरोसा करता है, और उसके अंदर काफ़ी सारी यादें होती हैं उसकी पास्ट में आने लगती हैं फिर से उसके दिमाग के अंदर। वह कहता है वह अपने फ्रेंड के साथ में खुश है, वह बेशक मैजिक पावर यूज नहीं कर सकता है, बेशक वो किसी स्पेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड उसका साथ देते हैं, उसको यही चाहिए, और वो उसके साथ जाने के बजाय अपनी मैजिक पावर को यूज करने लगता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन लू तभी उसको किस कर लेती है और जिसके बाद उसकी माना को एब्जॉर्ब करने लगती है, और जो कि अब ओवर पावर फील कर रही होती है और कहती है ये बात हुई ना, मेरी बॉडी पूरी अब मैजिक से भरी हुई है, और ये कहकर एक मैजिक स्पेल यूज करने लगती है जो कि एक कलरफुल ड्रैगन होता है।
लेकिन वह बिच आसानी से उस स्पेल को डिस्पेल कर देती है और आगे तरफ बढ़ने लगती है और कहती है स्पेल उसकी ही है, उसने इसको क्रिएट किया है, तो आखिर वह उसके सामने कैसे जीत सकती है। और असली बिच जीरो यानी जीरो बिच वही है जिसने कि उस क्रिम्बोर को भी क्रिएट किया है और अपनी एक अटैक पावरफुल तैयार करने लगती है जिससे कि वह खत्म कर सके लुओ को। लेकिन उसके सामने सेवल आकर खड़ा हो जाता है और वह एक अटैक करती है, लेकिन अचानक से अटैक होता है, बैनिश्ड हो जाता है और जीरो उसके पास जाती है और कहती है तुम पास्ट हुए, मतलब मैं ही हूँ जो कि तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ये जो अटैक था वह सब फेक था और सारी जो भी एंटायर होता है या फिर एनवायरमेंट होता है चेंज हो जाता है। और तभी लुओ कहती है दैट्स ऑल, ये सब एक टेस्ट था और तुम उसमें पास हो चुके हो। और जीरो है भाई उसकी स्पेशल टीचर बनने वाली जिसके लिए यहाँ पर वह आया होता है। यहाँ पर हॉर्न भी आ जाती है और वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सच में वह टेस्ट था और वह पास हो चुकी है। और सेबल उसको देखता है तो काफ़ी खुश होता है कि थैंक गॉड कि वह सेफ है। वह बताती है हाँ बिल्कुल, वह जो प्रिस्ट था यानी डैम, उसने भी उसको टेस्ट करने की ट्राई की थी, उसको एक स्पाई बनने के लिए रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसके ऊपर भी बाइट किया और सिर में अटैक कर दिया एक परवर्ट की तरह, और इसी वजह से उसके टेस्ट को वह पास कर चुकी है। और यहाँ पर कि सभी लोग अब टेस्ट पास कर चुके होते हैं तो लुओ से पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था कि टेस्ट है। वह कहती है ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई भी 2 साल तक अबाउंडर रहने के बाद घर इतना क्लियर कैसे हो सकता है, और इतने सारे लोग जो कि सब एक ट्रैप के तौर पर एक फुल्ली काम कर रहे थे हम लोग को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर कि वह बिजड़ भी आ जाता है, लिजड़ भी आ जाता है और जो कि काफ़ी खुश होता है अपने दोनों साथियों को देखकर और कहता है कि वह भी टेस्ट को पास कर चुका है और ये सच में काफ़ी भयानक था। लेकिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। जीरो बताती है कि तुम तीनों स्टूडेंट्स हो जो कि मेरे टेस्ट को भी पास कर चुके हो, इसलिए तुम लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग है, तुम लोगों को स्पेशल पावरफुल बनाना है, वह अब कराने वाली है। बिकॉज हेड मास्टर जिसने कि तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है कि तुम लोगों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी है, उनको ठीक से कंट्रोल करना तुम्हें सिखाया जाए तो तुम सच में काफ़ी पावरफुल हो सकते हो। जैसे कि लिजर्ड, इसके पास जो स्किल्स है वो हीलिंग की है, यदि इसको ठीक से कंट्रोल कर पाए तो वह एक इमोर्टल हो जाएगा, कोई जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो खुद को तुरंत रिकवर कर सकता है। और लाइक सेबल जिसके पास में इन्फिनिट माना है, जिसको मैजिक पावर को यदि कंट्रोल करना ठीक से सीख जाए तो शायद वह इन्फिनिट ईयर्स तक जी सकेगा, और उस पावर के साथ में वह ऐसा कुछ काम नहीं है जो उसके लिए इम्पॉसिबल हो, यानी गॉड्स लाइक पावर है उसके पास। और जैसे कि बची हॉर्न, उसके पास में भी कुछ ऐसी स्पेशल पावर है जिससे कि वह कुछ भी स्टोर कर सकती है या फिर कुछ विलेजर्स की हेल्प कर सकती है, जो चाहे वह कर सकती है जैसे वह करना चाहे। लेकिन टाइगर होता है वह कहता है खाना खाने के लिए। इस तरह से बाहरी तरफ आ रहे होते हैं सब लेक्चर खत्म होने के बाद, तो बाहर एक ड्रैगन नाइट होता है जो उसके सामने आता है, जिसे देखकर वह सोचता है ओह लगता है ये तो वही है जिसने कि मुझे बचाया था, इसलिए वो स्पीड से जाने लगता है ड्रैगन नाइट के पास में, और उसे देखकर काफी खुश होता है ये बंदा वही जिसने कि उसे चोटी पर बचाया था। एक लेटर लेकर आया होता है जो कि ऊपर की अथॉरिटी से मिला हुआ होता है, हेडमास्टर की सहमति से, जिसमें लिखा होता है तुम लोगों को फुल पावर यूज करने की अथॉरिटी दी जाती है, तुम जैसे चाहे वैसे जितनी चाहे जहाँ भी जिस जगह पर भी पावर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, तुम्हें फुल फ्रीडम मिल चुका है पावर यूज करने के लिए अपनी। वे काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर लुओ के पास आते हैं तो लुओ भी काफ़ी खुश होती है और वह भी ड्रैगन देखना चाहती है, ये लास्ट ऑफ मौका होता है उसके पास, लेकिन वह काफ़ी अब खुश भी होती है। लेकिन जब वॉन पूछती है कि अब जा रही है तो वह कहती नहीं मैं कैसे चली जाऊंगी, अभी मेरे तो यहाँ पर जीरो की जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को पढ़ने के बाद ही जाऊंगी, जिससे मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम लगने वाला है। हॉर्न काफ़ी खुश होती है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। और इधर अब दिखाया था जीरो और लुइस दोनों लोगों को अब एक मौका मिल चुका होता है अकेले में बात करने के लिए, इसे दोनों बैठ जाते हैं। तो लोग पूछती है आखिर वह इस तरह से जब अपने अंडर में सिखाने क्यों चाहती है पर उसको कंट्रोल क्यों करना चाहती है। तो बताती है उसकी मदर को उसके सामने ही एक बिच ने मार दिया था और वो उसकी पावर्स को चुराना चाहती थी, इसलिए उसको उसने सेव किया, या फिर कहे तो बहुत ज़्यादा टूट गया था अंदर से और पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए उसने उसको सेव किया, उसकी यादों को सील कर दिया और उसको एक न्यू मौका दिया जिससे कि वह अकेडमी में जी सके और अपनी न्यू लाइफ को कंटिन्यू कर सके। लेकिन अभी वह काफ़ी सैड रहता है, उसकी कोई मेमोरी नहीं है इसीलिए। लेकिन वह कहती फिर भी आखिर क्या तुम उसकी पावर्स को कंट्रोल करना चाहती है, फिर छीनना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो ये सब। तो वह कहती है उसका नेफ्यू है इसीलिए, यानी कहे तो इकलौती उसकी रिलेटिव बची है। लू कहती है लेकिन उसका तो इकलौता रिलेटिव वही था ना जिसने कि ग्रिम्बोर ऑफ जीरो को चुराया था और वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन फैलाई थी। तो वह कहते हैं हाँ वे उसके फादर थे, जो कि अब उसके पास कोई भी यादें नहीं है, यानी सेवन के पास में। इधर दिखाया जाता है हॉर्न और सभी लोग होते हैं अब काफ़ी हैप्पी होते हैं, सभी लोगों को न्यू मिशन दी गई होती है जिससे कि उनकी पावर उनकी प्रैक्टिस होती रहे, इसीलिए बिल्कुल तैयार होते हैं अपने हेल्प के लिए। लेकिन उनके पास यदि मैजिक की कोई कमी आती है तो यहाँ पर कंटेनर पहले से रखा है, बस लेकर वहाँ से चले जाओ, यानी कहें तो सेवल से सभी लोग अपने मैजिक को रिस्टोर करा के जाने लगते हैं। वह रूम पर ही रुकता है अपने घर पर, बाकी दोनों लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। बिकॉज सेबल को मैजिक कंट्रोल नहीं करना आता इसीलिए वह नहीं जाना चाहता। लुओ आती है ब्रेकफास्ट के टाइम पर और कहती है आखिर वह यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है, मतलब उसको मिशन पर जाना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन वह कहता है वह किसी भी काम का नहीं है, शायद उसके फ्रेंड्स को मैजिक की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए वह यहाँ पर रुका हुआ है उनके फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए। और मैं इससे मतलब खाली नहीं रह सकता, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम भी घर का कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट खाना वाना बनाने की और सफाई का। एक चेयर पर
करती है और उसको हग करके उसे कंफर्ट दिलाती है, कहती है सच में तो मेरे एक टीचर की जरूरत है जो कि मैं बनूंगी तुम्हारी टीचर। मैं तुम्हें सिखाऊंगी अगर ह्यूमंस किस तरह से रहते हैं और किस तरह से लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये लो कुछ टी लीव्स को लेकर आओ। वह वहाँ से चला जाता है, उनको ढूंढने के लिए और एक बच्चे से पूछता है, कहता है क्या उसके बारे में पता है? तो वह कहता है हाँ बिल्कुल, और एक जंगल में ले आता है और बताता है उस जंगल में उसे लीव्स मिलेंगी। वहाँ से उसे अकेले आगे की तरफ बढ़ना होता है। ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और कुछ टाइम बाद वह बच्चा कहता है ओह मैं तो ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में रास्ता भूल ही चुका हूँ, सही बताऊँ तो मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं है। मैं कहता कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढ लेंगे। वो उसे कंफर्ट दिलाता है, लेकिन वहाँ पर एक माउस आता है। तो बच्चा कहता है ये माउस लिली का है, तो मतलब हमको इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से हम निकल पाएंगे जंगल से। फिर उस माउस को पीछा करते हुए जाते हैं और आखिरकार जंगल से निकल जाते हैं और चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस बच्चे की मदर होती है और जो कि गुस्से के साथ में उसका वेलकम करती है। और जहाँ पर डैम जो चर्च का प्रेस्ट होता है वह भी उसको गुस्से में एक मर्डर्स ऑर्डर दिखाते हुए चला जाता है अंदर। यहाँ पर वह कहता है लिली से बाहर आने के लिए और अपना चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन वह कहती नहीं, मैं नहीं चाहती कि अपने गेस्ट को डरा दे। लेकिन वे जबरदस्ती उसकी हुड को निकाल देते हैं, जिसे पता चलता है उस गर्ल के ऊपर माउस की 2 कान होती हैं। इसी वजह से वे माउस को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर उसके फ्रेंड्स हैं, यानी वह एक माउस बीस्ट होती है। प्रिस्ट उसके बारे में बताता है, वह कहता है इसलिए अपने गेस्ट को वेलकम करो। लेकिन सेवल कहता है लेकिन आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसमें छुपाने की बात क्या और इसमें डरने की बात भी क्या है। फिर वो और बैठ जाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रेस डैम बताता है इस तरह से तुम जंगल में नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं पता है जंगल के अंदर कितने सारे खतरे हैं। ये जंगल काफी खतरनाक है और जो स्टील लीफ को तुम लेने के लिए गए थे वह जीरो को भी घर पर मिल सकती है, ये तुम वहाँ से आराम से ले सकते हो। वे वहाँ से निकल पड़ता अपने वापस घर की तरफ, जहाँ उसे हॉर्न मिलती है रास्ते में और वह कहती है ये क्या, उसके मुंह को साफ कराती है बिकॉज अभी काफी डिलीशियस वे खाना करा रहा होता है। उसके हाथ पर जख्म देखता है तो वह कहती नहीं ये ब्लड मेरा नहीं है, ये तो यूरो का है। यानी जब हम लोग मिशन पर गए थे जहाँ पर काफ़ी सारे असेसन के तौर पर हमने मिशन किए थे, जहाँ पर काफ़ी सारे बीच से सामना हुआ, लेकिन उसने अपने पावर्स को फुल यूज की। आखिरकार फुल पावर यूज नहीं करने के बाद भी वह यूजलेस रही, यानी वह यूरो की कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। ये योनो है वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और अब वह ये यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। इधर जीरो के पास हमें जाता था, जीरो उसकी ब्लीडिंग को रोकने की ट्राई कर रही होती है। जो कि अभी बेचारा बहुत इंजर्ड होता है, उसको काफ़ी मैजिक पावर जरूरत होती है, इसीलिए जीरो होती है किस करती है सेवल के लिए, उसकी मैजिक को रिस्टोर कर दे खुद की मैजिक को, और एक बहुत बड़ी स्पेल यूज करती है जिससे कि वो इसको हील भी हो जाता है। लेकिन जैसे उसको होश आता है तो सबसे ज़्यादा जेलस इस बात से होता है, मतलब सेवल से, इसने उसे किस किया था। इसीलिए लोग कहते हैं आखिर ये किस तरह की बातें हैं भाई, ये थोड़ा ठीक तरीका नहीं है मैजिक यूज करने का। लेकिन लू दोबारा से सेवल के लिए एक और मौका देना चाहती है। वे विलेज में जाए और जाकर अपने प्लेथिंग या फिर जो भी करे वह करे एक मिशन के तौर पर, जिससे उसको एक्सपीरियंस हासिल हो। लेकिन उसकी बात से योहान होता है और जीरो दोनों लोग सहमत नहीं होते। कहा था जीरो कहती नहीं मैं नहीं चाहती इस तरह से उसको खतरे में अकेले खुला छोड़ दिया जाए, लेकिन लू इस बात के लिए बिल्कुल ही विरोध करती है और कहती नहीं उसको इसका मौका मिलना चाहिए। योहान कहता है ठीक है तो फिर अब तुम जो चाहो करो। इधर लू पूछ रहे होते जीरो से आखिर वह इतनी ज़्यादा उसकी चिंता क्यों करती, क्या वह उसकी पावर को यूज करना चाहती है या फिर उसको फुल पावर यूज क्यों नहीं करने देती है। वह कहती है मुझे पता है वह अपनी लाइफ को पूरी जीना चाहता है और मैं चाहती हूँ वो पूरी लाइफ को जिए, मैं जो कर सकती हूँ मैं करूँगी। हाँ मैं बूढ़ी भी होकर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लाइफ को पूरी जी चुकी हूँ, मैं उसकी उस लाइफ को सुधारना चाहती हूँ। इधर क्रूडो जो कि अपनी ड्यूटी को निभाने में नाकामयाब रहा होता है, उसका काम होता है विलेजर्स को कुछ को हील करने का, लेकिन आधे में काम के बीच में ये पूरी तरह से एडजस्टेड होकर बेहोश जाता है और डॉक्टर को वापस लेकर आना पड़ता है। इसीलिए वो थोड़ा सा सैड होता है। अपने फ्रेंड को स्टोरी बताता है कि सच में एक यूजलेस अलावा कुछ भी नहीं है। हॉर्न बताती है वह सच में बेस्ट है, यूजलेस तो वह है बिकॉज उसने अपने फ्रेंड के ऊपर ही अटैक कर दिया था, तो आखिर वह क्या ही कर सकती है। लेकिन वहाँ पर आ जाती है लू और कहती है तुम लोगों को चिंता मत करो, कल फिर से तुमको उसी काम पर जाना है और आपको इम्प्रूव करो, धीरे धीरे कर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ और इसके बाद में उससे पहले तुमको जीरो को मिलने जाना है। नेक्स्ट डे में लोग जीरो से मिलने के लिए आ गए होते हैं। जीरो सभी लोगों को बताती है कि ये जो लाइब्रेरी है वो उसी की है, यहाँ पर काफ़ी सारी स्पीसीज और स्पेशल बुक्स हैं। लेकिन इसके बाद में भी नॉर्दर्न में एक और सीक्रेट लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारी अलग बुक्स हैं। लेकिन वे कहते हैं नॉर्दर्न, क्रूडो कहता है बस सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है या फिर नॉर्थ आर्ट में जाना डीमंस और मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा खतरा है, हम कैसे जा पाएंगे। जीरो कहती है सेवल तुम्हारा क्या ख्याल है। वह कहता है ऑफ कोर्स वह वहाँ से जाना चाहेगा बिकॉज उसको केवल अपनी पावर्स को कंट्रोल करना और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। हॉर्न कहती है लेकिन फिर भी कितना खतरनाक होगा। लेकिन फिर भी यदि हम सेवल की इन्फिनिट माना देखें और तुम्हारा क्रूडो हीलिंग की पावर्स और हम 3 लोग मिल जाएं तो हम लोगों से ज़्यादा इनविंसिबल कोई भी टीम नहीं होगी। क्रूडो कहता है ओह क्या उस टीममेट की बात कर रही हो तुम जो कि खुद ही अपनी टीममेट के ऊपर अटैक कर देती, मतलब लोग मिशन पे गए थे तो उसने अटैक कर दिया था गलती से इसे। लेकिन जीरो कहती है हाँ बात तो ठीक है, तुमको खुद और प्रैक्टिस की जरूरत है और इसीलिए तब तक तुम घर से यहाँ से घर नहीं जाओगी जब तक तो अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर लेती। सेवल वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ने लगता है और जीरो उसकी ट्रेनिंग के लिए आती और बताती है तुमको अपनी मैजिक को यूज करना और एंड टाइम पर अटैक से पहले उसे कैंसिल करना है एकदम
वह सेम करती है और आखिरकार उसने जीरो को अटैक हिट ही कर दिया था, लेकिन वह कैंसिलेशन में कामयाब रहती है। वह बताती है तुमको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और तुमको पावरफुल स्किल्स को प्रैक्टिस करनी है जिससे कि तुम लोग को कैंसिल भी कर सको। वह कहती है लेकिन इस तरह से पूरे से एग्जस्टेड हो चुकी है एक दो स्पेल के बाद भी। तो वो जीरो बताती है खुद स्पेल यूज करके हाई लेवल स्पेल किस तरह से यूज की जाती है जिसकी पावर्स काफी ज्यादा ही होती है, और आखिरकार वह भी एग्जस्टेड होकर वहीं पर गिर जाती है। तो वहाँ पर सेवल आता है और उसके हाथ को टच करके उसे अपना माना देने की ट्राई करता है मैजिक पावर, लेकिन कोई काम नहीं करता। तो वह कहता है क्यों ना हम कल की तरह किस द्वारा ये सब कर सकते हैं, लेकिन वह कहते नहीं इतनी ज़्यादा भी जरूरत नहीं है, वह इस तरह से ठीक है, ये सब करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वह बस थोड़ा सा खाना खाएगी तो उसकी माना रिकवर हो जाएगा और सब ठीक ठाक। अचानक से फिर से वह एडजस्टेड हो जाती है। तो सेवल उसको उठा लेता है गोद में, लेकिन उसको अपने 13 साल पहले की अपने ब्रदर की याद आती है जो कि सेवल के फादर थे। इधर सेवल होता है बात कर रहा होता है जीरो से, क्या वह ठीक है? वह कहती हाँ अभी वह ठीक है और चिंता ना करें, बिकॉज उसके मैजिक खूब है, इतना ज़्यादा भी शक कर सकती है कि उसको पूरी तरह से वह ड्रेन भी कर सकती है, पूरी तरह से सारा माना शक करके। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, वह चाहती है कि वह खुद को माना को और पावर को खुद कंट्रोल करना सीखे, जब जरूरत हो तो वह खुद को दे सके। लेकिन तभी एक बुक दिखाती है और कहती है ये बुक तुम चूज की है ना? वह कहता हाँ बिल्कुल, इसके अंदर काफ़ी सारी हर्ब्स काफ़ी सारी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है। तो वह कहती है हाँ लेकिन मुझे ये खास समझ नहीं आती है, और फिर कहीं तो किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती है। वह कहता है लेकिन इतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं है, वह समझ सकता है। तो बताते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे ये जो बुक है तुम्हारे फादर के द्वारा लिखी हुई है, ये एक मास्टर पीस है जिसको लोग जल्द समझ नहीं पाते, लेकिन तुम इकलौते हो जो तुम समझ सकते हो, तुम समझ सकते हो, तो ये काफी यूनिक भी है। लेकिन तो यहाँ पर योहाई आ जाता है जो कि खाने लेकर आया होता है जीरो के लिए और उसे थैंक्स कहता है सेवल के लिए इतनी याद उसकी कंपनी देने के लिए। वह भी काफी खुश होता है। वह कहती है कि तुम्हारी जो काम है यहाँ पर इस तरह से मैजिक सप्लाई कर नहीं है, बिकॉज वह काफी सैड होता है और कहता है कि इस तरह से मैजिक उसको नहीं दे पाया। तो वह कहती है तुम यहाँ पर एक मैजिक सीखने के लिए आए हो, एक मैजिक यूजर बनने के लिए आए हो स्पेशल ट्रेनिंग पर, तुम इस तरह से मैजिक सप्लायर बनना चाहते हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तो विलेज में आए होते हैं उस बुक की हेल्प से, वह उस बच्चे के साथ में आया होता है कुछ हर्ब ढूंढने के लिए उस बुक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही। लेकिन उन्हें एक बीस्ट मिलता है जो कि मरा हुआ होता है, लेकिन इस तरह से एक जगह पहुंच जाते हैं पर काफ़ी सारी हर्ब्स होती हैं जो कि काफ़ी यूनिक होती हैं। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं, अचानक से उनको कुछ दिखता है, एक बॉल टाइप हो जिसमें काफ़ी सारी स्पाइक्स होती हैं। सेवल कहता है वहाँ से उसके भागने के लिए और झुकने के लिए, लेकिन उससे पहले अटैक हो जाते हैं काफ़ी सारी स्पाइक से उसी एक डेमोनिक बॉल से, जिसके बाद वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। सेवल के तो एक हाथ में लगा होता है, लेकिन वो देखता है कि जो बच्चा होता है उसको बहुत बड़ा जख्म उस स्पाइक से उसके पेट पर लग गया होता है, इससे वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कहता है हेड के, लेकिन उसे कोई भी हीलिंग स्पेल नहीं आती, इसलिए खुद को प्रूफ नहीं लगता है कि उसने आखिर हीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस क्यों नहीं की। सेवल काफ़ी दुखी होता है, वो उसको ले जा रहा होता है, लेकिन अब वह अनकॉन्शियस होने लगा होता है बच्चा, इसीलिए वह अपने आप को बहुत कोस कर रहा होता है और हेल्प के लिए किसी को बुला रहा होता है कि कोई आकर हेल्प करे। लेकिन अचानक उसके सामने एक बर्ड आती है जो कि लू की मैजिक से बनी हुई मैजिक बर्ड होती है। वो उसे बताती है जीरो और यूआई दोनों लोग ही जंगल की तरफ आ रहे हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, यदि तुमने जल्दी की तो शायद उसको बचा सकते हो, बच्चों को उनके पास से मिल सकते। वह सेम करता है, उठकर बर्ड का पीछा करना स्टार्ट करता है। जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता है बाहर निकलने के, वहाँ पर उसे जीरो और यूहाई मिल जाते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होता है उसकी हेल्प ना कर पाने के लिए, हील नहीं कर पाने के लिए। यूहाई कहता है उसने अपना बेस्ट दिया जो वह कर सकता है। लू वहाँ पर पहुँच जाती है और जीरो अब कहती है उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी उसको हील करने के लिए, तो लू अपने हाथ को तुरंत कट कर लेती है और जीरो उसको मैजिक से हील करना स्टार्ट करती है। कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो उसे हील करती है और हॉस्पिटल ले आती हैं। लेकिन यहाँ पर जीरो पूरी तरह एग्जस्ट हो चुकी होती है मैजिक यूज करने की वजह से, ज़्यादा मैजिक यूज करने से, और लू अपने ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है। इधर दिखाया था क्रूडो, वह बताता है कि तुम इतना चिंता मत करो, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। सेवल वह बताता है उसको एक बीस्ट मिला था जो कि काफ़ी अजीब था और जिसके से अचानक से एक बॉल सी आई और वह उसने क्रिस्टल मतलब काफ़ी सारे स्पाइक से अटैक कर दिया। जिसे कल वो बताती वह एक डीमन होता है जो कि इधर नहीं मिलता है, वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और जो ह्यूमंस को ट्रैप के तौर पर यूज करने के लिए करता है। जीरो बताती है ये सब नॉर्थ की तरफ डीमंस डेमोनिक मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह से यदि भी इस जंगल में यहाँ पर पाया गया है मतलब इसका एक बहुत बड़ा रहस्य होगा पीछे। लेकिन तभी यूहाई जाना चाहता है बाहर तरफ, तो वहाँ पर होल्डन मिलता है जो कि हेडमास्टर का एक असिस्टेंट कह सकते हैं। वहाँ पर आया होता है इस विलेज में जो भी एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर कि वह डैम और यूहाई को बताता है इस यहाँ पर कोई है जो कि डेमोनिक मॉन्स्टर्स को पकड़ रहा है, उनको सप्लाई कर रहा है या फिर ट्रेड कर रहा है उनकी, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डैम लिली के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और बाकी होल्डन बता होता है, वह कहता है ठीक है, और डैम होता है वह यूहाई से कहता है उसको इस विलेज की सिक्योरिटी और सेफ्टी देखनी होगी। यूहाई इस बात को बहुत अच्छी से खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है अपने मिशन के लिए, लेकिन एंट्री होती है जीरो की और वह कहती है वह अकेले यहाँ से जाने वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और सेफ्टी पे देख लेगी। यूहाई कुछ कहने की ट्राई करता है, लेकिन लास्ट में बॉस तो जीरो ही होती है, उसका जैसा ऑर्डर वैसे ही करना पड़ेगा यूहाई के लिए भी। ओल्डम होता है सारे फ्रेंड को आकर बताता है तुम लोगों को अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे थोड़ा बचकर रहना होगा और तुम खुद को सेफ रखना होगा, इसीलिए तुम लोग जाओ
और अपने काम पर लग जाओ और अपने आप को सेफ रखो। वे घर के लिए निकल जाते हैं अपने, लेकिन लुओ के पास वह इकलौता बच्चा होता है और लुओ होल्डम से पूछती है आखिर इस तरह से यहाँ पर आया है तो मतलब कोई आम बात तो नहीं होगी, मतलब इस तरह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वह कहती है पक्का एक कॉन्फिडेंस ही है, मतलब कॉन्फिडेंस ही है। वह यहाँ पर बस विलेज की सिक्योरिटी के लिए आया है ना आपकी कोई यहाँ पर तबाही मचाने के लिए। यदि कोई यहाँ पर तबाही मचाना चाहेगा तो वो पहले हो चुका होता। वह बस यहाँ पर अपने मास्टर कहने पर आया है कुछ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वह उसके मास्टर के बारे में सुनती है और कहती है हाँ वह उसकी एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। वह बस सिक्योरिटी चाहती है इस विलेज की और वह भी इसको इस ड्रीम में पूरा इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन जो भी कैजुअलिटी होने वाली है उसका रिस्क और तुम्हें लेना होगा। मैं कहता है ठीक है, मैं काफ़ी अच्छा एक सर्वेंट के तौर पर बनकर दिखाता है। लुआ कहती है दैट्स ऑल, ठीक है। इधर का बाहर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वह अपने प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन सेवल कहता है वो उन लोगों को मैजिक पावर रिफिल करने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उनको बदले में उन लोगों को उसको मैजिक स्पेल सिखानी होगी। ये बात सुनकर हॉर्न तैयार हो जाती है तुरंत ही और कहती है लेकिन कभी कभी या फिर किसी टाइम या फिर एक बार तो कम से कम वो उसको किस द्वारा भी मैजिक को रिफिल करे। वह कहता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अंदर समझता नहीं और हाँ कह देता है। इधर कायदा होल्डन यहाँ पर आ जाता और वह कहता उन सभी लोगों के अपने काम पर लगने के लिए और अपने घर जाकर थोड़ा सेफ रहें, और काफ़ी अजीब से बिहेव कर रहा होता है। हॉर्न कहती है सच में ये हेडमास्टर का सर्वेंट इस तरह से काम करता था कभी। इधर दिखाया था रेयन जो बच्चा होता है उसके फादर आए होते हैं सेवल से मिलने के लिए, वो उसे थैंक्स कहते हैं उसकी हेल्प के लिए या फिर उसके चाइल्ड को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में आप ड्रिंक तो करने वाले हैं नहीं, और वहाँ से वे चले जाते हैं और थैंक्स कह कर। वह तभी पीछे से देखता है कि कोई तो आ रहा है और आकर उसके ऊपर टायरेंट जो एक बिच हंटर होता है अटैक कर देता है और उसको नॉकआउट कर देता है। सेवल सच में सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नहीं करना जानता है, उसको वह बांध कर ले जाने लगता है अपने एक बैग में पैक करके। जब जा रहा होता है तो वह क्या करे, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है क्या तुम इस तरह से पड़े रहोगे, अपनी पावर्स को भी यूज करो। मैं कहता आखिर ये क्या है। उसकी जो ओल्ड मेमोरी जो होती है उसके सामने आने लगी होती है। उसकी मदर कहती हैं चाइल्ड तुम यहीं पर छुप कर रहो इस सीक्रेट जगह पर, ये एक बेच आने वाले है या फिर कहें तो कोई बेचा है, तुम उसका सामना मत आना बिकॉज वो तुम्हारी हर चीज़ को छीन लेगी। बीच भी आकर अटैक कर देती है और वह कहती है सेवल से अभी कभी बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारी मदर को मार दूंगी। वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और बाहर आ जाता है। जैसे ये बाहर आता है वो उसकी मदर को उसके सामने ही मार देती है, जिसके उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है और वो उसके हार्ट में अटैक करती है और उसके हार्ट को पकड़ लेती है होल करके उसकी बॉडी के अंदर। उसकी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने लगी होती है। उसकी यही सपना होता है कि सारी मैजिक यूज एब्जॉर्ब करके वह एक पावरफुल बिच बन सके, लेकिन वह गुस्से में इतना ज़्यादा आ गया होता है, उसकी इमोशन इतनी ज़्यादा ओवरड हो रही होती है कि उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने सारे माना को एकदम उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसके जैसे बिच होती है उसको फेंकने में कामयाब रहती है दूर करने में, लेकिन फिर भी वह की टेराइबल मौत मारी जाती है। इस वजह से वह चिल्लाने लगा होता है और जो कि प्रेजेंट में चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी टायरेंट होता है उसके फेस को खोलता है और कहते हैं इस तरह से चिल्लाना बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हें जिंदा लाने के लिए कहा गया वरना मैं अब तक तुमको मार चुका होता, ये तुमको डैमेज में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ आती है पीछे से एक गाड़ी जिसमें हॉर्न और क्रूडो होते हैं। उन लोगों को नहीं पता होता है किस तरह से हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए ला रहे होते हैं और क्रैश होने से पहले जंप कर देते हैं। टायरेंट कहता है ओह तुम तो फिर मिल गए ना, लेकिन इस बार क्रूडो डरने की बिल्कुल ही मूड में नहीं होता है, इसीलिए वह अपने फ्रेंड सेवल को बचाना चाहता है और अपनी टेल काट कर दे देता है हॉर्न के लिए। हॉर्न भी अपनी सेक्रीफाइस में यूज करना स्टार्ट करती है और एक स्पेल को यूज करती है जो कि काफी पावरफुल स्पेल होती है। अब ये वह डरे बिना और काफी प्रैक्टिस कर चुकी होती है, इसीलिए स्पेल जाकर हिट होती है। टायरेंट के पास में कोई मौका नहीं होता उसको डिफेंड करने के लिए, और इस बार उसकी स्पेल होती है वह सेवल को इंजर्ड किए बिना उसकी रस्सियों पर भी गिर जाती है और उसको आज़ाद करा देती है। जैसे टायरेंट अटैक करने को होता है उससे पहले पीछे सेवल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हिलने की कोशिश की तो बेमौत सेकंडों में मारे जाओगे। लू होती है जो कि उन सभी जो डीमन मॉन्स्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस जंगल में आई होती है। लू अपने मैजिक स्टफ को काम पर लगा देती है और आसपास में सब में मैजिक को बिखार देती है, जिससे कि आसपास में सब ट्रैक करती है और आखिरकार उसका मैजिक होता है काम पर लग जाता है और जो भी पिछले मिलते उनको वह खत्म करने लगता है। वह कहती चलो सारा काम हुआ काफी अच्छे से हो चुका है, लेकिन वह देखती है एक बंदे को काफी सारे बीज ने काट लिया होता है, जिससे वह काफी ज्यादा ही बुरी हालत में होता है। वो उसके लेकर वापस आने लगती है, लेकिन वह देखती है ये क्या, होल्डम जो कि सो रहा होता है वह उससे कहती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वह कहता है कि वहाँ पर वह बच्चा रे का फादर आया और उसने बताया कि सेवल को किसी ने किडनैप कर लिया, इसीलिए मैं उस हेल्प की थी और हेल्प करना चाहता था और स्टूडेंट को रोकना चाहता था, लेकिन क्रूडो और दोनों ही हेल्प करने के निकल चुके हैं, शायद वे दोनों काफी खतरे में होंगे, तुम हेल्प करनी चाहिए। लू कहती है इस तरह से ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मुझे पता है इस सब के पीछे तुम्हारा प्लान होगा, तुम बस बच्चों की एबिलिटी को चेक करना चाहती हो अपने हेडमास्टर के कहने पर। दैट्स राइट, मैंने सही कहा ना, इसलिए तुम्हें उनको मतलब एक किडनैप के तौर पर तुमने ये फिल्म बनाया है। मैं कहता हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी खतरे में तो है ही ना। टायरेंट जो कि अब सेवल के ऊपर अटैक कर चुका होता है, वह बंदा एक न्यू भी है जिसके अंदर कोई भी धमकाने की भी स्किल नहीं है। वह एक करके अटैक करना स्टार्ट करता है और हैमर से सबको डेयर करते हुए कहता है तो तुम लोग बच्चे न्यू होकर भी इस तरह से मेरे साथ फाइट करने ट्राई कर रही हो, और वैसे इसके यानी सेवल के ऊपर जो भी इंजरीज है मेरे ख्याल से मैजिक से हील हो जाएंगी,
इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अचानक से उसके ऊपर लगता है कि किसी ने अटैक किया। काफ़ी सारे बायर्स आते हैं जो कि उसे बांध लेते हैं। वे समझ जाते हैं कोई और नहीं बल्कि डैम, वही है प्रीस्ट है जो कि चर्च में रहता है। वह कहता है लेकिन मैंने देखा था ये लोग तो जंगल तरफ जा रहे थे। लेकिन वह कहता है लिली ने मुझे कहा शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोग पीछे की तरफ आ गए। और अपनी काफ़ी सारी बायर्स उसे बांध लेता है और सारी लाइन टेंस को वह कट कर देता है। अंधेरा होने लगता है और चांद होता है, बादलों में छुपने लगा होता है। इसीलिए आखिरकार अपनी आंखों से पट्टी निकाल देता है। यानी उसका सही टाइम होता है अपनी आंखों को यूज करने का, जिसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वह एक विजर्ड्स की आई होती हैं। इसीलिए वह उसको ढेर कर देता है और कहता है टायरेंट मेरे ख्याल से तुम मैजिक से हील हो जाओगे, मतलब इतना डैमेज करना तुम्हें तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम लाइन को उस पर यूज करता है। अचानक से वहाँ पर वे लोग भी आ जाते हैं, होल्डम और योसी सभी लोग। होल्डम कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, लेकिन तब यहाँ पर जीरो आती है और कहती है मुझे बताओ आखिर ये क्या चल रहा है। वह कहता है डरते हुए उसके लोगों के पीछे छुपते हुए नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वह कहती है डिपेंड करता है तुम्हारे जवाब पर, आखिर तुम क्या आंसर दोगे तो तुम्हारी लाइफ शायद बच सकती है बिच जीरो, जिसका अलग ही खौफ होता है। लेकिन सभी लोग बताना स्टार्ट करते हैं। लू कहती है सब एक प्लान था हेडमास्टर का, हाँ आई थिंक, और ये सब होल्डन ने किया है। होल्डम होता है वह काफ़ी डरा हुआ होता है जीरो से। वह कहती है ठीक है ये एक प्लान था और ये एक सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। हेल्डम कहता है हाँ बिल्कुल, टायरेंट को दिया गया था एक मौका कि वे एक स्टूडेंट को किडनैप करके लाए, यानी सेवल को, उसके बाद उसके कैप्टन को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जीरो कहती है ठीक है तुम्हारा प्लान ठीक था, लेकिन इससे मेरी कमजोरियां दिख रही हैं। मतलब मेरा विलेज है, बिच विलेज है, वह अब थोड़ा सेफ नहीं है। मतलब हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी अटैक को रोक सकते हैं, विलेजर्स को हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। और लैम कहता है हाँ ठीक है बात तो सही है, लेकिन हम लोग को अभी क्या करना चाहिए। योसी कहता है तो क्यों ना हमें टायरेंट की जो फाइटिंग स्किल वो काफ़ी अच्छी है, हमको यूज कर सकते हैं। होल्डम भी हाँ कहता है ठीक है, लेकिन जीरो कहती है यदि उसने धोखा देने की ट्राई की तो शायद मैं उसको वहीं पर इंस्टेंटली मार सकती हूँ। लेकिन वॉन का कहना होता है उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, तो इसीलिए हम उसको इस तरह से नहीं यूज कर सकते, उसको मौका भी नहीं दे सकते। वह कभी भी धोखा दे सकते, इसलिए हमें उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। लेकिन उसकी बात को सब लोग ना सुनते हैं और कहते हैं हाँ पहले क्रूड बताता है कि वैसे हम चर्च के लिए काम करते हैं, तब भी हमें जो ऑर्डर मिलता है हम लोगों को मारते हैं। इस बात के लिए जीरो भी सहमत होती है। लेकिन जीरो आती है बताती है मैंने अपने स्टेप से बहुत सारे लोगों को मारा, बेशक भी क्रिमिनल थे लेकिन फिर भी मुझको भी इस तरह से एग्जीक्यूट कर देना चाहिए ना। लोहन इस सब के लोगों की बात सुनकर थोड़ा सा सहमत होती है और अपने जो शब्द किए होते उनको वापस लेती कहते ठीक है उसको तो मौका दे सकते हो। सेवल के भी कहना होता है इन दोनों चीजों में काफी बड़ा अंतर है, किसी को मारना और किसी को प्रोटेक्ट करना। वह कहती है लेकिन वह उस पर नजर रखी गई थी, उसने कुछ भी करने की ट्राई की तो उसको मार दिया जाएगा। नाइटी का सीन दिखाया जाता है। लू होती है जो कि होल्डन को छोड़ने आई होती है, होल्डन होता है जो कि जा रहा होता है वापस, और वह कहता है लू को अपने साथ में आने के लिए, बिकॉज उसको उसने वादा किया था, हेडमास्टर ने वादा किया था कि गिनबर और जीरो उसको दे दी जाएगी। लेकिन वह मना कर देती है और कहती है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, वो उन हीरोज को गिरोह तो देखना चाहती है जो कि काफ़ी आगे चल के क्या क्या करने वाले हैं। इधर दिखाया जाता है हॉर्न जो कि सारी स्टोरी सुन रही होती है सेबल द्वारा। वह बताता जब वह किडनैप किया गया था उसकी सारी मेमोरीज थी अचानक से वापस आने लगी थी, उसके मदर के बारे में और किस तरह से क्या हुआ तो उसके पास्ट के बारे में। हॉर्न काफ़ी शॉक्ड होती है। वह कहता लेकिन मुझे वे मेमोरीज याद है, उनके बारे में फीलिंग्स कुछ भी याद नहीं। आखिर ये फीलिंग्स होती हैं या फिर कहीं सबसे ज़्यादा किसी की ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, आखिर उनको कैसे फील किया जाता है मुझे ये बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हॉर्न बताना स्टार्ट करती है ये सच में काफ़ी ईजी है, जिसको तुम पसंद करते हो उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। तो वह कहता है इस तरह से तो उसके लिए भी फीलिंग्स हैं एंड हॉर्न के लिए। लेकिन वह कहती है लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते ना। अब एक लव लेसन देना स्टार्ट करती है। तो वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसको उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो सीधा कहें तो लू के लिए है। ये सुनकर तो हॉर्न अंदर से ही टूट जाती है। लेकिन वह कहती है ठीक है लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी मैजिक रिफिल करने में। तो तैयार हो जाता है, लेकिन ये पास्ट की मेमोरी सोचता है किस तरह से उस पर बिच थी, मारी गई थी उसकी माना को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से, इसलिए वह मना करके चला जाता है। सीधा आता है जीरो के पास में जल्दी में और उससे हेल्प मांगता है और अपनी सारी मेमोरीज के बारे में बताता है कि वह बुधवार से रिकवर कर चुका है। वह कहती है सच में ये काफ़ी क्रूअल हो सकती हैं लेकिन फिर भी तुमको उनको अपनाना चाहिए। जब तक तुम उन मेमोरीज को अपनाओगे नहीं, उनके डर के ऊपर तुम जीत नहीं हासिल करोगे, तब तक तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वह बताती सभी को अपनाओ और अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करो, जैसे तुम्हारी मॉम ने भी कहा ही था। वह कहने लगता है मेरी मॉम मरते टाइम एक ही बात कह रही थी, जैसी मेरी आंखें उस तरह की आंखों वाली किसी बिच से बच के रहना, यानी ब्लू कलर की आइज वालों से। यह सुनकर वो एकदम शॉक जाती है और थोड़ा सा स्माइल करती है। वह कहती है उनकी मदर ठीक ही कह रही थी लेकिन इतना भी कैस खास नहीं है। वह अपनी पावर यूज करती है और उसको बताने लगती है उसके फादर के बारे में कि 13 जो कि उसके फादर थे, उसके पास में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल मैजिक्स थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उसके पास नॉलेज थी। इसीलिए उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, फिर 2 विजर्ड्स बनाए थे, या फिर वह एक और एक
बहता सेवल, जिसकी मदर ने उसको कोई भी पावर्स अवॉकन करने से पहले उसको लेकर वहाँ से भाग चुकी थी और ये इसीलिए जीरो के अंदर सारी पावर्स हैं और जिसको अभी कंट्रोल कर पा रही है। सेवल तुम कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि तुमको ये सिखाने से पहले तुम्हारी मॉम ले गई थी, इसलिए मुझे माफ़ करना। वह कहता है मुझे कोई भी इस बात के लिए अफसोस नहीं है और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। वह बताता है लेकिन मुझे और भी अपने फादर के बारे में जानना है। तो वह कहती है हाँ ठीक है, तुम्हारे फादर वह बिचेस और जो विजर्स थे या फिर चर्च थे उसके बीच में जो वॉर हुई थी उसको वे चाहते थे। मैं नहीं चाहते थे कि कोई भी बीचेस है इतने ज़्यादा मरे और इसकी जो इसी चक्कर में वे मारे भी गए थे। वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं और भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैजिक को कंट्रोल करना चाहता हूँ, अपने मैजिक सर्कुलेशन को जानना चाहता हूँ। तो वह कहती है ठीक है और स्माइल करने लगती है। कहते हैं अपने हाथों को इधर लाओ, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाती हूँ किस तरह से तुम मैजिक को सर्कुलेट कर सकते, जिससे तुम अपनी मैजिक को कंट्रोल करके इसकी हेल्प भी कर सकती हो। पहले मैजिक को सर्कुलेट कर रहे होते हैं एक से दूसरे के बॉडी में, लेकिन अचानक से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वह कहती है इस तरह से तुम डिस्टर्ब मत हो, तुमको इसको कंट्रोल करना होगा, इसको पहले तो पूरी तरह से सीखना होगा, ट्रेनिंग पूरी करो। लो इधर बैठकर सोच रही होती है सेवल के बारे में, क्या सच्ची में उसको पसंद करता है। लेकिन अचानक से पीछे हॉर्न आती है और कहती है हाँ वह उसे पसंद करता है। ये बात सुनकर एकदम शॉक जाती है और अचानक से नदी में गिर जाती है। वह कहती नहीं है, नहीं हो सकता है, वह उसकी टीचर है तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को पसंद नहीं करेगा। लेकिन हॉर्न कहती है वैसे तुम सच में छोड़कर तो नहीं जाने वाली ना, अभी मैं नहीं चाहती तुम छोड़कर चले जाओ, और तो उसको हक कर लेती है। लू कहती नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ, अभी जब तक तुम्हारी लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रही तब तक तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। अचानक चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो वे लोग भाग कर जाते हैं। जब पहुंच जाते क्रूडो के पास में जहाँ पर क्रूडो इंजर्ड होता है, जिस बंदे को लेकर आई होती लू वह वहाँ पर बंधा पड़ा होता है और टायरेंट वहीं पर बैठा डेमोन के स्माइल दे रहा होता है जिसने ये सब किया होता है। लोग उसी में आती है। अचानक से वो बंदा होता है अटैक करने लगता है दोबारा से, जो इंजर्ड था उसको दोबारा से बांध कर वहीं डाल देते हैं। सब स्टोरी बताई जाती है, बंदा यही बंदा है सबकी तबाही के पीछे। तो क्रूडो कहता है मेरे ख्याल से चर्च का बंदा है, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर आती है जो कि चाइल्ड की एक टीचर भी होती है, एक टीचर कह सकते हैं, जो कि कहती है इतना ज़्यादा भी चर्च में सब लोग बुरे नहीं होते हैं, तो इसलिए तुम सबको बुरा मत कहो, ये बंदा थोड़ा बुरा हो सकता है लेकिन इसकी शायद कोई दिक्कत है तो उसको हम दूर कर देंगे, आगे चल के पता चलता है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लू कहती है वैसे ये ठीक रहेगा ना, और वैसे टायरेंट तुम्हारे बारे में क्या, तुमने इस तरह से उसको टॉर्चर किया है क्या। लेकिन वह गर्ल उनको खाना देती है और टायरेंट को भी खाना देती हुई कहती है कि उसको ठीक से बैठकर एक टेबल मैनर के साथ में खाना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता टेबल मैनर्स की या किसी मैनर्स की, मुझे केवल एक ही मैनर्स आते हैं, मुझे जो टारगेट मिलेगा मुझे उसी से कैसे खत्म करना है। ये बात सुनकर वह कहती है ओह तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुमसे सब कोई डरते हैं, यहाँ विलेज में तुमसे कोई भी नहीं डरने वाला है। उसी गर्दन को पकड़ने लगता है गुस्से में, लेकिन लू कहती है उसको छोड़ो वरना तुम खत्म। वो उसको तुरंत छोड़ देता है, लेकिन वह गर्ल फिर से कहती है नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एक नॉर्मल ही है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है योगी और वह कहता है ठीक है तो क्यों ना उस बंदे को मुझे दे देना चाहिए, मैं उसको इन्वेस्टिगेशन करके आराम से प्यार से सच सच्चाई करवा लूँगा वह क्या करना चाहता है। लेकिन वे कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं, और लू कहती है नहीं इस तरह से तुम किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस होगा। योगी कहता है हाँ ठीक है तो फिर क्यों ना हम डैम को दे देंगे, पे अपनी सारी अपनी आइज जो भी टेक्निक वगैरह यूज करेगा अपने देख लेगा। कहते ठीक है, इस बात के सब लोग सहमत होते हैं। अचानक से ऑन पर अटैक होता है जिसको ब्लॉक कर लेती है। डैम कहता है इस तरह से मेरे बारे में कोई भी बुराई करना या फिर मेरे पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं है, समझ गए ना। वे कहते हैं और वैसे जिस बच्चे को तूने बांध रखा है या फिर जिस गधे को बांध रखा है वह गधा तो पहले ही होश में आ चुका है। वही बात सुनकर तुरंत ही आगे खोलता अटैक करने जाने लगता है, लेकिन डैम उसको गर्दन से पकड़ के वहीं पिन करता है और उसके ऊपर बैठ कर कहता है तो क्यों नहीं यहाँ पर लू थोड़ी हेल्प करोगी या फिर अंधेरा करने में। कहते ओह बिल्कुल जैसा आप कहें। वही कहकर समय अंधेरा कर देती है। अंधेरा होता है तो वह अपनी आंखों से पट्टी को निकाल लेता है और डायरेक्ट उसकी आंखों में देखने लगता है और उसे पूछता है क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगे और तुम अकेले या फिर तुम्हारे रेस्क्यू के लिए भी कोई आने वाला है, तुम खतरे में होगी तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है और जो भी बस कह रहा होता है उसके चेहरे के रिएक्शन से वह पहचान लेता है वह सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। इस तरह से कुछ टाइम इन्वेस्टिगेशन चलती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि खास तौर पर उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। डैम कहता है हमें शायद उस पर और नजर रखनी होगी और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, शायद कोई तो है जो कि इन सब में इन्वॉल्व है। लू कहती है ऑफ कोर्स इतने सारे डेमोनिक बीस्ट को पकड़ा गया है, इस तरह से अटैक नहीं लाया गया है तो कोई और पावर है जो कि चर्च में सीक्रेटली काम कर रही है और इस तरह से अटैक करवा रहे हैं। हमें इसके बाद और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, लेकिन तब तक हमें उसको भी ऐसे लेकर जाना होगा। लेकिन वन इस बात के लिए कुछ नहीं होती कि इस तरह से सभी बड़ी लोग जो हैं या फिर अथॉरिटीज हैं या फिर कैसे लोग वगैरह ये सभी लोग अपने आप ही डिसीजन कर लेते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता है। इस तरह से घूम रही होती है, यानी पता चलता है जो चाइल्ड्स का स्कूल होता है जहाँ पर कि टायरेंट होता है वो लोगों के साथ में हेल्प कर रहा होता है और उनको कुछ बास्केट बनाकर दे रहा होता है जिससे कि वे लोग फिशिंग
जाल होते हैं उनको यूज कर सके। जहाँ पर जाकर पहुँचती है उस गर्ल से या टीचर से, तो बताती है हाँ बिल्कुल टायरेंट उनको सिखा रहा है किस तरह से फिशिंग के लिए जाल बिछाए जाते हैं या फिशिंग की जाती है, लेकिन भी इस बात के लिए खुश नहीं होती है और कहती है कि सच में इस तरह से एक क्रिमिनल इतना खतरनाक बंदे को इस तरह से सभी बच्चों को इसमें छोड़ देना चाहिए। तो वह कहती है कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स उससे नहीं डरते हैं, मैंने सिखाया है उन स्टूडेंट्स को जब तक कोई गलत ना करता तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उनके बारे में जान लो। अचानक से लिली का माउस आता है उसके पास में और एक मैसेज देता है क्रूडो के लिए, और जिस मैसेज में लिखा होता है कि उस बच्चे को यानी केयर को लेकर उसको चर्च पहुंचना होगा। वह बंदा जा रहा होता है तो वो कहता है इस तरह से वे किसी को भी नहीं छोड़ सकता, मतलब विचेस और पिजार्ड्स जो इस तरह खतरनाक है, चर्च में यही सिखाया गया है, उनको वैसे नहीं छोड़ सकता। क्रूडो काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है उसकी बातें सुनकर, लेकिन जब चर्च का खाना खा रहा होता है तो काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी लिली अपने कान दिखाती है और वह एक बीस्टमैन होती है, इसी से वह काफ़ी यदि शॉक्ड हो जाता है। तो वह काफ़ी एम्बेरस होकर माफ़ी मांगती है उसे डराने के लिए, लेकिन वह खुद माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। चर्च में वह पूरा सो जाता है। नेक्स्ट इधर दिखाया था सेवल का, जो कि अब मैजिक कास्ट करना सीख रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अब मैजिक लाइट मैजिक को अच्छे से यूज भी कर पा रहा होता है बिकॉज उसको उसके फ्रेंड्स होते काफ़ी अच्छे सिखा रहे होते हैं, उनको काफ़ी सारे सेव भी दे पा रहा होता है। उसके फ्रेंड्स भी ये सब ट्राई करने की करते हैं और खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। और फिर सेवल तभी स्लो से कहता है कि वो उसको स्टेप को चाहता है, मतलब उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वह कहते ठीक है, उसको देने की तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वह कहता है वो उसे पसंद करता है और उससे मैरिज करना चाहता है। ये बात से 300 ईयर्स ओल्ड बिच इस तरह से ढेर हो जाती है। बस इसमें क्या ही कर सकती है। ऑन कहती है इस तरह से तुम्हें किसी के बारे में या फिर किसी से डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता है उससे। वो कहती है अभी कभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इधर दिखाया तो कुछ कि किसी के पास्ट के बारे में, एक बच्चा जिसको ट्रेनिंग की जा रही कराई जा रही होती है, उसको जहर भरा जा रहा होता है और उसको एक वेपन या फिर एक सीक्रेट स्पाई बनाया जा रहा होता है चर्च के लिए काम करे और पिचेस के खिलाफ के लिए, जो कि वही केयर होता है और जागता है, अपने आप कुछ सपने वगैरह देख रहा होता है। तो सभी लोग होते हैं बच्चों के साथ में और टायरेंट के साथ में जा रहे होते हैं। टायरेंट बच्चों की सेफ्टी देख रहा होता है, वे लोग लीक के किनारे जा रहे होते हैं कुछ एंजॉय करने के लिए। लेकिन तभी केयर कहता है कि इस तरह से एक असेसन को अपने साथ में बच्चों के साथ में रखना क्या ठीक रहेगा, भरोसेमंद है। तो वह कहती है और नहीं, मुझे सभी लोग पर भरोसा, मतलब उस भरोसा अभी भी नहीं है, भरोसा कमाया जाता है, इस तरह से दिया नहीं जाता है। लेकिन तभी अचानक से केयर के पेट से कुछ आवाज आती है, मतलब कुछ तो छुपा रहा होता है, सभी लोग हंसने लगे होते हैं। इधर दिखाते हैं लोगों को जब दोबारा से होश आया होता है अनकॉन्शियस थी, उसके पास में सेवल बैठा होता है। वह काफी शॉक्ड जाती है, वह बंदा उसका अकेले ख्याल रख रहा था। वह उससे कहता है उसने कल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जैसे बताया था, एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है, तो इसीलिए वह उसको एक पोशन दिखाता है और वह कहता है इस बुक्स के अकॉर्डिंग ही उसने सारे पोशन बनाए हैं। वह काफी शॉक्ड होती है और कहती क्या तुम इसको पढ़ सकते हो? बिल्कुल ठीक से। वह कहता ऑफ कोर्स मेरे फादर ने ये बुक ली है तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो वह कहती है मतलब 13 के बारे में तुम सब कुछ जानते हो कि वह तुम्हारे फादर थे। क्या वह ये जानता है कि वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक विलन भी था? लेकिन वह कहता है ठीक है, मैं इसके फादर के लिए हुई इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे इस एक्सपेरिमेंट को करना होगा। ये कहकर वह जो पोषण होता है लेता है और उसके स्टफ पर डाल देता है एक बूंद। स्टफ काफ़ी ज़्यादा ग्लो होता है और उसके पूरे पोषण को वह पीने लगा होता है, जिसको सब पीने के बाद सब लोग शौक होकर देख रहे होते हैं क्या रिएक्शन होगा। लेकिन पोषण पीने के बाद वह स्टफ काफ़ी खुश होता है। तो लोग कहती सच में इसको ये काफ़ी पसंद आया, इसके अंदर काफ़ी कह सकती है एक बार में 2 बिच के ज़्यादा बराबर ही मैजिक पावर से पावर। वह कहता लेकिन मैंने तो बनाते टाइम अपने माना को काफ़ी कंट्रोल में कर लगा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ठीक है मैं थोड़ा ठीक से बना दूंगा। और वह उससे कहने की ट्राई करता है, कन्फ्यूज करने की दोबारा ट्राई कर रहा होता है। तो वह कहती है इससे बकर बकर करना बंद करो, तुम क्या एक ही बार लेकर बैठ जाते हो, अब दफ़ा हो जाओ। लेकिन इधर टायरेंट केयर और सभी लोग होते हैं वे आ गई होती हैं बच्चों को लेकर एक लीक के किनारे। इधर टायरेंट सोच रहा होता अपने पास्ट के बारे में, उसके फादर ने उसको किस तरह से ट्रेनिंग की थी, किस तरह से उसके काफ़ी सारे ट्रैप्स सेट किए थे और किस तरह से जो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं स्लेब्स होते हैं उनको किस तरह से मार भी दिया गया था, किस तरह से मतलब नोवेल्स को भी मारा था उसने और इस तरह से एक परफेक्ट असेसन उसको बनाया गया था और डीएमएन आब्लो ऑर्गेनाइजेशन के तहत शामिल किया गया था। ये सब सोच रहा होता है, लेकिन तभी हाफुल उसके सामने आती है और वह उसे कहती है अनजा करने के लिए और वह बच्चों के साथ में खेलने लगी होती है। लेकिन अचानक से देखते हैं कि यार जो कि काफ़ी सस्पेंस दिख रहा होता है, इसीलिए टैरेंट को थोड़ा खतरा महसूस होता है। सब लोगों से वहाँ से जाने के लिए कहता है घर की तरफ। अचानक से उसका पेट फटता है और उससे एक जॉ निकल के आती है, एक मुंह मॉन्स्टर का निकल के आता है। इसीलिए उसे किक मारता दूर को तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे पंच मारता है तो उसके हाथ को कुछ टेंटिकल्स आते हैं निकल के केयर के अंदर से कट कर देते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है, वो थोड़ा मोटर बन जाता है। जब अटैक करता है तो वह अफुल को लेकर पीछे तरफ जंप कर देता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है हॉर्न जो कि एक स्लीपी मैजिक यूज करती है जिससे कि केयर को सुरा सके, लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं करता। अचानक से एक और जॉ उसके शोल्डर से निकल के आ जाती है। टायरेंट कहता है ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस एक अटैक है, इसलिए सब लोग ऐसे भागो, मैं उसके साथ में अकेले ही फाइट करूंगा, उसे रोकने की ट्राई करूंगा। हॉर्न कहती है तो फाइट करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं लग रही, लेकिन हाफुल भी कहती है हाँ बिल्कुल तुम इस स्थिति में नहीं हो, तुम फाइट कर सको। क्रूडो और हॉर्न दोनों हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं साथ फाइट करने के लिए। हॉर्न कहती है
ठीक है तुम थोड़ा पीछे की तरफ हटो। लेकिन जैसे ही अटैक करके आ रहा होता है तो बीच में आ जाता है क्रूडो मतलब टायरेंट और उसको दूसरी तरफ कर देता है मॉन्स्टर और कहता है ऑन से अटैक करके। ऑन होती हुई अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और जिससे कि टैरेंट को सेफ कर सके। टैरेंट पीछे तरफ आ जाता है लेकिन वह मॉन्स्टर वह तो काफ़ी मतलब कहते हैं कि जो कि पूरे से मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। अटैक सब लोगों पर आने लगा होता है। हॉर्न कहती है लगता है हम सब लोग मारे जाने वाले हैं। टायरेंट कहता है मैं उसे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तो तुम अपनी ये पावरफुल स्पेल को यूज करो अभी के अभी तरह हार मत मानो। और तभी क्रूडो भी अपनी टेल को काट कर फिर से दे देता है और कहता है सेक्रीफाइस में यूज करने के लिए। वह काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर में होती है बिकॉज टायरेंट मरने जा रहा होता है, उसको बार बार अटैक हो रहे होते हैं। लेकिन इधर हॉर्न ने भी आखिरकार अपनी स्पेल को पूरा कर ली होती है और अटैक कर देती है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर तो पीछे तरफ ढेर हो जाता है। लेकिन क्रूडो अपनी हीलिंग मैजिक यूज करके आखिरकार उसको रिकवर करने में या फिर जो हाथ और पैर कट गए थे टायरेंट को उनको रिकवर कर देता है दोबारा से रीजनरेट। लेकिन उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होने के बाद सैकड़ों वहाँ पर और भी छोटे छोटे डीमोनिक मॉन्स्टर आ जाते हैं। वे लोग कहते हैं हम तो अब खत्म हो गए बिकॉज उनके पास में इतना भी पावर्स या फिर मैजिक नहीं होते जिससे कि वे यहाँ से भाग कर भी जा सकें। लेकिन वहाँ पर आ जाती है लुओ जो कि हेल्प करने के लिए आ चुकी होती है और कहती है अपनी स्टाफ से चलो तो अभी तुम्हारा पार्टी टाइम है। और तभी उसके स्टफ से एक बहुत बड़ी जोर निकलती है और पूरे सारे मॉन्स्टर को खा जाते हैं। और यहाँ पर जीरो और सभी लोग भी आ चुके होते हैं सेवल के साथ में और सभी लोग कियार के लिए एक गिरे पर अंतिम विदाई देते हैं। तभी उसी विलेज के अंदर एक भाई ड्रैगन नाइट आता है और सभी स्टूडेंट से कहता है हेडक्वार्टर से या फिर कहते हैं हेडमास्टर के ऑर्डर से अभी कभी सारे स्टूडेंट्स अकेडमी वापस जाएं बिकॉज ये एक विलेज है, एक जंग का मैदान या फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पर कभी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए सब लोगों को यहाँ से जाना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन क्रूडो हॉर और सेबल वे लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। इस बॉल की बॉर जोन बनने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जीरो बताती है यदि तुम अकेडमी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम सभी लोगों को एग्जीक्यूट और स्कूल से अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तो सेबल कहता ऐसा होने वाला है तो इस अकेडमी को उसे छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं यहाँ पर इस बॉर में रहना चाहता है फिर हेल्प करना चाहता तुम लोगों को। तुम लोगों की यहाँ पर इस बॉर में जो एक बॉर होने वाली है तो उसमें काफ़ी सारे ट्रैप्स का भी यूज किया जाएगा। बीच और विजर्ड्स फाइट करने वाले हैं तो इसीलिए वे ट्रैप्स को यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किडनैप कर लेंगे। उनको पकड़कर हम जल्द से जल्द वॉर को एंड कर पाएंगे। और मेरे पास में ये पोशन भी तो है ना जिसे हम ज़्यादा जल्दी से कर पाएंगे। जीरो कहती है तुम्हारे पोशन के साथ में सच में हम इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ज़्यादा तबाही भी नहीं होगी, काफ़ी अच्छा एक तुम्हारे लिए मौका भी होगा कि तुम जल्दी ग्रेजुएट हो पाओगे। लू आती है और कहती है तो काफ़ी अच्छा है ना सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट। लेकिन जीरो कहती है नहीं वह इस तरह से इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकती, इसके लिए हेडमास्टर से उसे पूछना होगा। लोग कहते हैं ठीक है वैसे भी यदि स्टूडेंट यहाँ से चले जाएंगे तो उसको भी यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन वह सच में यहाँ से नहीं जाना चाहती है, इस बार में पार्टिसिपेट करके उसकी हेल्प करना चाहती है। तो जीरो कहती है ठीक है तो फिर हम इसको करने वाले हैं। ठीक है लू काफ़ी खुश होती है और कहती है तो इसके लिए जल्दी परमिशन मांगो। इधर जीरो ने एक लेटर लिखा होता है हेडमास्टर के लिए और सब बता दी जाती है। तो वह काफ़ी खुश होती है और कहती है सच में ये काफ़ी अच्छा मौका है, हमारे स्टूडेंट्स है जो कि एक ग्रेजुएशन टेस्ट भी दे पाएंगे और यहाँ पर जो बोर होने वाली सबसे बड़ी उसको जल्द से बोर को एंड कर दिया जाएगा, तबाही भी ज़्यादा नहीं होगी। एंटी एक्सेप्शंस जो भी टीम्स हैं उन सभी को भी इसके लिए काफ़ी बड़ा धक्का लगने वाला है। वैसे चर्च से और सारे जो सोल्जर्स उनसे कह दिया जाए जो भी हेल्प विलेज में चाहिए है विलेज में हेल्प पहुँचा दी जाए। इधर दिखाया जाता है सेवल का जो मैजिक पोशन होता है एक ड्रॉप जब चेक करती है हॉर्न तो इससे उसकी पूरी बॉडी मैजिक से भर जाती है एक ड्रॉप से ही। वह कहती है अगर तुमने ये कैसे बनाया तो बताता है उसके फादर के इंस्ट्रक्शन द्वारा ही बनाया। तो कहती कि उसके फादर एक विजर्ड थे। सेवल बताता हाँ उसके फादर दुनिया के सबसे बड़े ईविल विजर्ड थे यानी विजर्ड 13 थे। ये सुनकर सब लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। तो दिखाता टायरेंट जो कि सभी स्टूडेंट्स उनको पार्टी दे रहे होते हैं और थैंक्स कह रहे होते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। इस वजह से वो काफ़ी शॉक रह जाता है कि सच में कोई उसको थैंक्स कह रहा है। इस वजह से जो हाउसफुल होती है वो उसको कुछ कुकी खिला देती है। सारे स्टूडेंट जा चुके होते हैं, यहाँ पर बस 2 एडल्ट बचे होते हैं और वह जानती है कि टायरेंट उसको पसंद करता है इसलिए उसके करीब जाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन वहाँ से चला जाता है ये कहकर सच में लव के लिए फिट भी नहीं है अभी के लिए या फिर उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। लेकिन इधर वह हॉर्न के पास आया होता है और जहाँ पर वह भी उसको एक लव लेक्चर दे रही होती है, बता रही होती है कि उस किसको वह क्या पसंद करते हैं। लेकिन वह कहता है नहीं हमें अभी जो बोर होने वाली उसकी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए। हॉर्न करके कर ही कह सकती है। लेकिन वह कहती है सच में मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, मैं एक और मौका तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें धोखा मत देना, तुमने जो भी किया उसको छोड़ो, अभी मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ। वह सच में काफ़ी ज़्यादा इन बातों से टूट जाता है कि सच में उसने पास्ट में अपने बहुत कुछ बुरा किया है लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। लेकिन द नेक्स्ट डे टायरेंट होता है सभी विलेजर्स के साथ में मिलकर कुछ ट्रैप्स बना रहा होता है जो कि आर्मी अटैक करने वाली, इसीलिए उन लोगों को ट्रैप सेट करने होंगे जिससे कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को पीछे रोक सकें और अटका सके वहीं पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सकें। सभी लोगों के ट्रैप्स काम अच्छे चल रहे होते हैं यो ही कहता है क्या सच में। लेकिन यदि ज़्यादा पावरफुल आर्मी हुई तो ये सारे ट्रैप्स बेकार रहेंगे, हमको खुद ही उन लोगों को मारना होगा।
डैम कहता हाँ बिल्कुल, हमको ये सब सामने मिलकर हट करने के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन तभी उनके पास में आती है लिली, जो कि काफी अति जल्दी में लग रही होती है। लेकिन उसको देखकर यही कहता आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल, डैम भी कहता उसको ब्लेजर के साथ में ऐसे एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए, लेकिन वह इस बात के लिए वो तैयार नहीं होती। कहती है वहीं पर इस वॉर में साथ देने वाली उन लोगों का, जिसको लिली जब लूहो देखती है तो काफी अधिक खुश होती है, उसको रफ करने लगती है। लेकिन डैम तभी उसको रास्ते से हटाता और कहता है तुम यहाँ से भी जाओ। लेकिन तभी लूहो बताना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह के बीज थे जो कि उस केयर के अंदर से निकले थे और जो काफी खतरनाक थे। मतलब खतरनाक इस बात से थे बिकॉज वो बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, जब तक कि उस एरिया को डिस्ट्रॉय ना कर दे जो कि उनका टारगेट होता तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। डैम कहता है मतलब हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लूहो कहती है हाँ बिल्कुल। वे कहते हैं ठीक है तो हम इसका मौके का फायदा उठा सकते हैं। इधर से काफी बड़ी बॉल कड़ी कर ली जाती है और काफी टेप्स लगा ली जाते हैं। इधर का सेवल जो कि आया होता है जीरो के पास में और उससे कहता है उसके मैजिक को वह जितना लेना चाहती है वह ले सकती है, बिकॉज वह जिम्मेदारी ले चुका है इस विलेज को प्रोटेक्ट करने की उसके साथ में। वह भी कहती है ठीक है और ये कहकर तो जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो जीरो कहती है ठीक है जितने मैजिक को तुम दे सकती हो दो। उसको एक जॉब करना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वह खुद को हाथ छुड़ाना पड़ता है और कहती है सच में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इतने ज्यादा तुम्हारे इतना मैजिक हो सकता है। वह खुद भी एक्सप्लोर हो सकती है और पावर मैजिक की वजह से। वह कहता है उसका कुछ परसेंट ही मैजिक उसने लिया है। तो वह कहते ओह मतलब उसके पास में सच में उसका इन्फिनिटी मैजिक है, मतलब कोई भी कितना भी ले सकता है। इसलिए उसको एक टाइटल देती है एविस विजर्ड का, मतलब इसके पास में मैजिक की कमी ना हो। सभी लोग उसको काफी कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं उसको एक न्यू टाइटल मिलने के लिए, लेकिन वह कहते कोई ज्यादा कुछ ना कर वरना उन तीनों को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। इधर लोग देख रहे होते हैं कितनी बड़ी आर्मी है जो कि अटैक के लिए आ रही है, जिसमें काफी सारे ह्यूमंस, काफी सारे डीमंस, काफी सारे बीस्ट और काफी डीमंस के जो काफी डेमोनिक लोग जो कि ज्यादा मैजिक यूज कर सकते हैं वह भी होते हैं। वह कहते हैं ठीक है सारे ट्रैप्स सेट कर दिए गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं उन सभी के ऊपर अचानक से रेड्स होते हैं अटैक कर देती हैं जो कि लिली के ऑर्डर पर कर रहे होते हैं। वह कंट्रोल कर सकती है। आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक न्यू ट्रैप अटैक करता है जिससे उन सभी सोल्जर्स जो सामने होते हैं उनके हाथ और पैरों को कट कर दिया जाता है। लेकिन अचानक से ऊपर से ग्रीन रेन होने लगती है, जिस रेन की वजह से अचानक उनके हाथ और पैर होते हैं रीग्रो हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। वे लोग काफी शॉक्ड जाते हैं और सब पर लिखा रहता है ये एक प्रैंक था या फिर एक वार्निंग कह सकते हैं। सभी लोग शॉक्ड जाते हैं और आगे तरफ जाने लगते हैं। अचानक उनके ऊपर एक न्यू ट्रैप से अटैक होता है जो पूरी तरह से फायर में जलने लगते हैं। ये जलने की वजह से सब लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम जलने के बाद उन्हें पता चलता है उनके ऊपर की स्क्रैच भी नहीं आई है, लेकिन उनके सारे कपड़े और सारे आर्मर्स जल चुकी हैं। तो वे लोग कहते हैं मतलब ह्यूमंस कहते हैं मतलब सब जो बिचेस हैं हम पर दया दिखा रही हैं, हमको इस तरह से मारना नहीं चाह रही हैं बल्कि हमें एक मौका दे रही हैं, हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। यार डीमंस होते लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इधर जीरो को सारी खबरें मिलती हैं अगर क्या चल रहा है, कितने ट्रैप्स वर्क कर रहे हैं, कितने रह गए हैं। हमें पता चलता है ह्यूमन से पीछे लौटने के लिए तैयार है लेकिन डीमंस अभी फाइट के लिए तैयार हैं। तो जीरो बात सुनकर सेवल कहता है मतलब जो डीमंस है वह ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, जो बीस्टमैन्स होते हैं, बीस्ट फॉक्स होते हैं, उनसे जो डीमंस होते हैं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बीस्ट फॉक्स एक तो पावर यूज कर पाते हैं लेकिन वे मल्टीपल पावर्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए उनका प्लान होता है उनको ढेर करने का। लेकिन तब उन्हें खबर मिलती है कि लिली को पकड़ लिया गया है एक ट्रैप द्वारा। यहाँ पर एक डीमंस होते हैं जो लिली अभी अटैक कर रही थी अपनी माउस का यूज करके, तो अब पकड़ी जा चुकी होती है। वो डीमन कहता है हम तुम्हें विलेज में ले जाएंगे और तुम लोगों के फ्रेंड है तुम्हारे उनके सामने हम तुमको खाएंगे। अचानक से एक अटैक होता है, सारे लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं और लिली फ्री हो चुकी होती है। अफर खून की नदियां बहने लगी होती हैं एक दो अटैक के बाद ही। सब लोग एकदम डरने लगते हैं। जो बड़ा वीस्ट होता है डीमन वो उसको पकड़ लेता है और कहता है अब उसको अभी खाने वाला है। लेकिन डैम तभी अटैक करता है अपने एक मैजिक मतलब एक वेपन से, जिससे उसका हाथ कट हो जाता है। लेकिन वो डीमन देखकर शॉक जाता है, उसका हाथ रीजनरेट नहीं कर रहा है, उसके पास में हील की जो पावर्स है वो खत्म। डैम कहता है उसके पास में केवल विजर्ड्स की पावर नहीं बल्कि चर्च की या फिर होली पावर्स भी हैं। लेकिन वो बीस्ट होता है अपने हाथ को कट कर देता है और थोड़ा आगे तक जहाँ अटैक हुआ था दोबारा रीजनरेट कर लेता है। तभी इस डैम कहता है ठीक है सभी लोग जो भी सामने आ रहे हैं उन सबको खत्म करना स्टार्ट किया जाए। युवाई होता है जो अटैक करना स्टार्ट करता है और जहाँ पर अब एक रैम्पेज स्टार्ट होता है, या फिर कहें तो एक बहुत बड़ी वॉर जिसमें कि केवल ब्लड बह रहा होता है। उन लोग सामने जो डीमंस होते हैं नहीं टिक पा रहे होते हैं, केवल ये बंदा जो सामने डीमन खड़ा होता है वही पावरफुल होता है और वह अपनी पावर यूज करता है। जो लोग मर चुके होते हैं दोबारा रीजनरेट कर देता है और उनके सामने अब एक ज़ॉम्बी की आर्मी खड़ी हो गई होती है। तो डैम कहता है लिली से उसको दूर रहने के लिए इस वॉर से और फाइट के दौरान सेफ रखने के लिए। युहाई से कहता है सामने की तरफ संभालने के बाकी सब वह संभाल लेगा। डैम तैयार हो जाता है अटैक करने के। इधर बीस्ट जो अटैक करने जा रहे होते हैं मर्सनरीज वे काफी छोटे छोटे ट्रैप्स में फंस रहे होते हैं। टायरेंट कहता सच में कैफे मर्सनरीज है, शर्म आनी चाहिए लोगों को, तो छोटे छोटे ट्रैप्स में मर रहे हैं। लेकिन तभी जैसे आगे तरफ जाते हैं उनके ऊपर एक और अटैक होता है काफी सारे एरोज का, जिस देखकर मर्सनरीज एकदम शॉक्ड जाते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। टायरेंट सामने तरफ आ जाता है और उनको आमने दाएं बाएं सभी लोगों की तरफ से बिल्कुल रोकने लगा होता है। वे लोग कहते सच में धोखेबाज है, एक मर्सनरी होने के बाद खुद लोगों को हम पर ही अटैक कर रहा है। लेकिन जैसे ही आगे तरफ बढ़ते हैं उनके ऊपर काफी सारे एरोज के अटैक होने लगे होते हैं जो कि जीरो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी होती है वह कह रहे होते हैं। और कहती है सच में
ये काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है, बिकॉज़ काफ़ी मतलब ज़्यादातर टारगेट तो मिस हो गए हैं। वह कहती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब काम चल रहा है, चिंता मत करो। अचानक सेवल ने काफ़ी कुछ मोशन डाला होता है जिससे काफ़ी सारे बाएँ आकर उन सभी मर्सनरीज़ को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक तभी विज़ार्डमैन या फिर एक असैसिन होता है, मर्सनरीज़ आकर अटैक करने लगता है सेवल पर, जिसे पकड़ लेता है और अपनी पावर को ओवर पावर करके उसको वहीं ढेर कर देता है। हॉर्न कहती है सच में तो अब मेरा टर्न है ना, रुको रुको मैं करती हूँ। एक अपनी फायर मैजिक यूज़ करती है जो कि एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मर्सनरी ढेर हो जाती हैं, काफ़ी मरने भी लगती हैं। तो वह कहती है माफ़ करना, थोड़ा ज़्यादा ओवर पावर हो गई, काफ़ी लोग मरने लगे हैं। लेकिन जो मर रहे होते हैं उनको अचानक से जाकर सभी लोग होते हैं हील करना स्टार्ट करते हैं। सारी मर्सनरी होती हैं एकदम शॉक्ड जाता है कि ये चल क्या रहा है, मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं। अचानक से योगाई की एक रोर सुनाई देती है, वह उस डीमन को धक्का देते हुए लेकर आ रहा होता है ब्लेज की तरफ ही और उसको इस स्वॉर्ड से स्टेप कर देता है। लेकिन डीमन जैसे नीचे गिरता है तो वो योहाई पर दोबारा अटैक करने लगा होता है। उसके सारे अटैक्स बेकार होते हैं उसके सामने। वो उसके हाथ को कट कर देता है, उसके पेट में स्वाड मारता है, लेकिन वो खुद को दोबारा रिजनरेट कर लेता तुरंत ही। उसके सारे अटैक्स बेकार होते हैं। योहाई कहता है जीरो से हेल्प करने के लिए। जीरो कहते हैं उसको अभी के अभी ब्लेज को छोड़कर पीछे तरफ हट जाए बॉर्डर से, लेकिन योहाई कहता है नहीं, उसको की जरूरत नहीं है। तो अपनी स्पेल यूज कर एक अटैक कर देता है उसी बीस्ट डीमन के ऊपर। लेकिन वह भी अपनी एक बहुत बड़ी पावरफुल स्पेल को यूज करने लगी होती है। इसके से सारा माहौल होता है एकदम बदल जाता है, एनवायरनमेंट काफी ग्रीन हो जाता है, जिससे कि सब लोग देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी जीरो कहती है उससे दूर हटने के लिए। वह तुरंत ही उस पर अटैक करके पीछे जाने लगता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज अटैक के लिए आने लगते हैं। वह डीमन होता है खुद को रिजनरेट करने लगा होता है, लेकिन उस तभी अचानक से उसके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, उसको पकड़ने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं। उसकी केवल पूंछ सी बची होती है। सेवल और हॉर्न देखकर ये नजारा एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी अचानक से ही जीरो होती है अपनी स्पेल को कैंसिल कर देती है पूरी होने से पहले और कहती है इस तरह की स्पेल होती है वो काफ़ी इविल स्पेल्स होती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक भी होती हैं। सारे बीस्टमैन्स होते हैं और फिर मर्सनरीज होते हैं वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है हेड मास्टर एवल्स की, जिसके पास में बंदा खड़ा होता है, बताता है सारी सिचुएशन के बारे में और सब लोग देखकर काफ़ी खुश होते हैं वॉर कितनी आसानी से एंड हो गई ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बिना। और हमको ये भी पता चल गया कि आखिर इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है इस वॉर के पीछे वह कौन भी है। वह कहती है ठीक है तो फिर हमें बस थोड़े सबूत की जरूरत है और उसके बाद हम उसको भी पकड़ लेंगे। अचानक से दिखाया जाता है पूरा जंगल होता है, पीछे साइड से काफी सारे वही मॉन्स्टर्स होते हैं, छोटे छोटे डीमंस अटैक करने आने लगे होते हैं। सभी लोग होते हैं ब्लू फ्लेम से ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वे अटैक के बाद भी वहां से वे सर्वाइव करके आगे तरफ जाने लगे होते हैं विलेज तरफ अटैक करने के लिए। सभी लोग उनको प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे ह्यूमंस के लिए, कोई फायदा नहीं। दिखाते सेवन बिशप से एक जगह पर होते हैं और जो कि कहते हैं कि हमारे पास में जो भी रहेगा उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हमारे आसपास में मॉन्स्टर्स हैं नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमको इस विलेज में बीच की कोई प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है, बिकॉज वह उन सभी लोगों को या विलेज को प्रोटेक्ट करने में फेल रही है। लेकिन सभी लोग होते हैं उसकी बात को मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है हेडमास्टर और वह कहती है लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ अलग है। ये जो मॉन्स्टर डीमंस है उन पर अटैक नहीं करते जिनको डीमन की सच्चाई पता होती है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब तुम्हारा कहने का क्या है कि तुम इसको कंट्रोल कर सकती है और वह डीमन का नाम भी लेती है जो डीमन इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। वह एकदम शॉक्ड रह जाता है और तभी अचानक से उसके ऊपर भी काफी सारे डीमंस वही अटैक करने लगे होते हैं। लेकिन वह अपने पास से एक तलिस्मान निकालता है जो कि उसको सेफ रखता है इन सभी डीमन से, लेकिन वह भी फेल हो रहा होता है, फिर वो अटैक कर रहे होते हैं। अचानक से ही वहाँ पर काफी सारे एक लिक्विड आने लगता है ब्लैक कलर का, जो कि लू के स्टफ से आता है और सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सारे विलेजर्स जो अभी इंजर्ड हो रहे थे वे भी हील हो चुके होते हैं। लू कहती है ये सब तो एक फेक नाटक कह सकते हैं, एक प्रैंक था तुम्हारे लिए जो कि तुम फेल्ड हो चुके हो, ये सब मेरे ही बनाए हुए डीमंस थे और हम बस तुम्हारी सच्चाई सामने लाना चाहते थे। अपनी स्टफ से एक एग निकालती, वह एक सीम वैसा होता है, इसको कियार को खिलाया गया होता जिससे भी डीमन में बदल गया। वह उसे नहीं खाना चाहता, लेकिन फिर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस कर खिला देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होने वाला है। इधर विलेज के बाहर और भी खबर फैल जाती है इस वॉर के बारे में और ये वॉर अभी खत्म हो चुकी है। 10,000 ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि अभी विलेज में वापस लौट रहे होते हैं इस वॉर के बाद। सभी लोग में काफी ज्यादा इसके बारे में ही बातें चल रही होती हैं। अकेडमी में वापस जो तीनों स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले होते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया होता है इसीलिए। लेकिन ऑन कहते हैं क्या हेडमास्टर ये भी हमारे लिए एक न्यू टेस्ट है, तो वह कहते हैं ओ लगता है मेरे स्टूडेंट्स अब मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन पूछते हैं कि हमारे लिए कोई और टास्क है, तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें नॉर्दर्न साइड या फिर नॉर्दर्न लाइब्रेरी में जाना होगा, सीक्रेट लाइब्रेरी में, जहाँ पर से तुम्हें और इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी पूरे रास्ते के बारे में, कैसे डीमंस, डेमोनिक पावर्स, डेमोनिक मॉन्स्टर्स हैं, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होगी। और वे आ जाते हैं वापस जीरो के पास में और बताते हैं हम लोग पास हो गए। मैं कहती ठीक है और अपनी फादर 13 की जो तुम्हारी डायरी है उसको भी लेकर चले जाओ, तुम उसको आसानी से यूज कर पाओगे और आगे चल के मैं चाहती हूँ तुम और पावरफुल बनो। भी सभी लोग होते हैं बाहर ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी जर्नी जो न्यू होती है नॉर्थन फॉरेस्ट की तरफ, सीक्रेट लाइब्रेरी की तरफ जारी रह जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सीरीज काफ़ी ओपी है वैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो गुड बाय, सायोनारा। वैसे सेकंड चैनल भी बना रहे हैं तो उस पर काम चल रहा है, जल्दी उसके बारे में अपडेट आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय, सायोनारा।